नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित की जा रही इस वर्कशॉप में। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप सब लोग बड़े ठीक होंगे। हाँ, गर्मी तो खैर बहुत पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रभात मैंने बोल दिया है। और मारवाड़ में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 43 से तो नीचे ही नहीं आ रहा, पिछले 10-12 दिन से आप लोग देख रहे हैं। और इस वजह से कई बार डिस्टरबेंस भी हो जाता है क्लासेस में भी। आप कैसे हैं? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से मैं स्वागत कर लेता हूँ। संविधान सभा का ये 8वां सत्र है। 8वां सत्र 16 मई से लगाकर 16 जून 1949 के बीच हुआ। लगभग 23 दिन तक संविधान सभा के इस सत्र में बैठ के हुई। 23 दिन तक हम एक्टिवली जुड़ने वाले हैं। और मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा कि संविधान सभा की ये जो बहस है उसको आप ज़रूर देखें। कई बार मुझे क्लासेस के बाद में भी मैसेज आते रहते हैं आप लोगों के, अलग अलग मंचों पर। डिजिटल मंच से आजकल तो हम लोग इतने नज़दीक से जुड़े हुए हैं कि अलग अलग मंचों से मैसेज आते रहता है, सर फीडबैक का लिंक भेज दीजिए। देखिए, मुझे फीडबैक का लिंक आपको व्यक्तिगत भेजने में कोई इशू नहीं है, लेकिन फीडबैक के लिंक से होगा क्या? हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, आप जानते हैं ना, इस प्रकार का प्रयास भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार हो रहा है। जब इस प्रकार का प्रयास जब हम लोग कर रहे हैं, इतनी जब मेहनत कर रहे हैं, तो हमें सर्टिफिकेट देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत के संविधान रूपी ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को बनाने में जिन संविधान के जो देवदूत थे उनका जो योगदान रहा, उस योगदान को अगर हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। और जब 12-13 हजार पेज, मैंने आपको कई बार ये किताब भी बताई है, 12-13 हजार पेजेस में इस तरह की 8 किताबें, 1450 पेज तो इसके, अगर ये सब जानकारी में आपके नहीं आए तो फिर कब आएंगे? 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, 2024 चल रहा है, 75 वर्ष हो रहे हैं। अगर ये सब जानकारियां अगर आपके पास नहीं आई तो फिर ये जानकारियां आएगी कब? इसलिए मेरा बार बार आप लोगों के साथ ही प्रयास ये रहता है कि आप फीडबैक और ये जो बातें हैं उसको थोड़ा कम ध्यान रखें। हाँ, मैं जानता हूँ कि सर्टिफिकेट के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लगातार पार्टिसिपेट करते हैं, तो फीडबैक तो हम शेयर कर ही रहे हैं। गुरुदेव, क्या आज हमारी संविधान सभा में अनुच्छेद 85 पे चर्चा होगी? पूरी स्क्रीन पर शो नहीं होगा क्या? आज पूरी स्क्रीन पे शो नहीं होगा, क्या मतलब है? पूरी स्क्रीन मतलब क्या? पूरी स्क्रीन तो शो हो रही है भाई, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, एक तो मैं टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन करूंगा भाई, कल 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 की जो न्यूज़ लगी है अखबार में, आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, आप लोगों के काम को राजस्थान के एक बहुत बड़े समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका ने बड़ा स्थान दिया। तो मैं तो चाहूँगा कि आपको बताया जाए। मेरे यूट्यूब के जो साथी हैं जो राजस्थान से बाहर और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो जुड़ते हैं, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा की ये जो बहस हम लोग जो कर रहे हैं, उस बहस का महत्व कितना है। यूट्यूब वालों को कह रहा हूँ, उस बहस का महत्व इतना है कि अखबार वालों ने, यस ये देखिए शेयर कर दी है, दिखाई दे रही है? यूट्यूब वालों बताओ, यूट्यूब वालों को नहीं दिख रही होगी शायद। हाँ, जूम वालों को तो दिखाई दे रही होगी क्योंकि स्क्रीन शेयर हुआ है। तो एक एक शब्द को लेकर कितनी कितनी देर तक जो बहस हुई है उसको हम लोग रख रहे हैं। क्या शब्द का क्या अर्थ है? जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जब आप करते हैं तो आप एक संयुक्त अधिवेशन शब्द देखते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट सेशन। एक शब्द आप देखते हैं जॉइंट सीटिंग, हिंदी में कहते हैं संयुक्त बैठक। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक इसी प्रकार से एक शब्द होता है परामर्श, इसको मैंने कई बार कहा, इंग्लिश में उसे कहते हैं कंसल्टेशन। एक शब्द होता है एडवाइस, इंग्लिश में एडवाइस कहते हैं, हिंदी में उसको सलाह कहते हैं। एक शब्द होता है सजेशन, हिंदी में उसको सुझाव कहते हैं। एक शब्द होता है रिकमेंडेशन, हिंदी में उसे अनुशंसा या सिफारिश करना कहते हैं। एक शब्द होता है अंग्रेजी में ओपिनियन, हिंदी में उसे हम लोग राय कहते हैं। क्या आपको लगता नहीं है भाई? दुर्गा जी आप बताओ, आप तो पिछले हमारे 7 दिन वाले वर्कशॉप में जुड़े भी थे, आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है राय, परामर्श, ये सुझाव, ये अनुशंसा, ये जो शब्द है इनका क्या क्या अंतर है ये मालूम होना चाहिए। संयुक्त बैठक में और संयुक्त अधिवेशन में क्या अंतर है ये मालूम होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति ताकतवर है या प्रधानमंत्री ताकतवर है, इसका अंतर हमको मालूम होना चाहिए। संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां ये हमको मालूम होना चाहिए।
ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति जारी करते हैं, उस ऑर्डिनेंस का ये जो पावर राष्ट्रपति के पास है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है या लेजिस्लेटिव पावर है, इसका अंतर आपको मालूम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू है, जो कैपेसिटी है जुडिशियल रिव्यू की, जो पावर है, वो दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, या इस संदर्भ में क्या बहस हुई, क्या आपको मालूम नहीं होना चाहिए? मौलिक अधिकारों के ऊपर इतने सारे निर्बंधन, इतनी सारी जो लिमिटेशंस लगाई गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके ऊपर क्या विचार विमर्श हुआ, उसके पीछे क्या सोच थी, क्या आपको ये मालूम नहीं होना चाहिए? जो मालूम होना चाहिए तो आपको बताएगा कौन? मेरा प्रश्न है, बताएगा कौन? संविधान सभा की ये बहस 12-14 हजार पेजेस में छपी हुई है बहस, आप कब पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए तो सुबह सुबह रोजाना आपके सामने आकर उन्हीं दिनों में चर्चा करने की कोशिश करते हैं जिन दिनों में संविधान सभा की बैठक हुई। आज का जो कल का जो समाचार पत्र है, उसने क्या अपनी खूबसूरत बात लिखी है कि विश्वविद्यालय में अवकाश है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको भारत के संविधान के संदर्भ में आस्था बढ़े, संविधान के प्रति आस्था बढ़े, संविधान के संदर्भ में यदि कोई भ्रांति है वो भ्रांति दूर हो। और संविधान जब 75 वर्ष पहले बना था और उस समय की और आज की परिस्थितियों में जो अंतर आया, उस अंतर को आप समझने की कोशिश करें। ये सब अगर समझ लिया, आप हमेशा ध्यान रखिए, संविधान है तो आप और हम हैं, और संविधान है तो ये देश है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो बिल्कुल, मैंने एक मेरी बहन कह रही है कि कौन पढ़ाएगा, तो मेरी बहन कह रही है आप हो ना। बिल्कुल, मैं तो खैर हुई हूँ, मैं तो मेरी कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की भी सक्रिय भागीदारिता चाहिए। ये जो 40-50 लोग जुटते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। यूट्यूब पर हम क्यों दे रहे हैं? जो मेरे यूट्यूब के जो साथी हैं उनको ये मालूम होना चाहिए हम ये वर्कशॉप यूट्यूब पर क्यों दे रहे हैं। यूट्यूब पर इसलिए दे रहे हैं कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा, हमारी ये जो महक है, हमारी ये जो खुशबू है, दूर दूर तक फैले, क्योंकि जूम पर मीटिंग के बाद तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। तो मेरे ये जो साथी है विक्की भाई कह रहे हैं मैं तो सर इसको शेयर ही शेयर कर दिया, तो मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इसको शेयर करते हैं ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे, पूरे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आपको समझ में आए। हंसराज भाई, हम सभी विद्यार्थियों की ओर से बहुत बहुत बधाई। अरे अभी बधाई देने का वक्त आया नहीं, अभी 7-8 महीने तक हमको लगातार जुटना है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले, संविधान सभा के सारे जो सत्र हैं 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां लगातार थोड़े थोड़े दिन के ब्रेक से होने वाले, तो बधाई स्वीकार करेंगे। फिलहाल तो आप इसका प्रचार करें। अभी जो ये जो न्यूज़ जो आपको शेयर की गई, उसके पीछे कारण यही था कि आप बात दूर तक पहुंचाएं। मैं ऐसे पहले इस वर्कशॉप के अलावा कभी ये नहीं कहता हूं कि हमारी बात को दूर तक पहुंचाए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अलग टाइप का आइडिया है। और मैंने आपको कहा ये नवाचार है बगाराम जी, ये नवाचार है, एक अलग तरह का नवाचार है, और 75 साल में पहली बार हो रहा है, तो मालूम हमारे अन्य साथियों को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए, व्हाट्सएप पर भी मिल गया। हाँ, एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये असिस्टेंट के, उनके थ्रू मैंने कई सारे मैसेज भी भिजवाए थे आपको, ये न्यूज़ का या फिर कब जुड़ना है, लिंक क्या है, ये कराया था मैंने। तो यूट्यूब के साथ ही भी अपना स्नेह बनाए रखें। तो जरा स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैंने 5-7 मिनट आपसे इसलिए वार्ता की ताकि ये जो दर्द हो रहा है ना यहाँ पर, ये दर्द पूरे दुनिया तक पहुंचे, मैं ये चाह रहा हूँ एक्चुअली में। चलिए, तो मैंने तो आपको पहले दिन से कह रखा था कि घर से करने की वजह से कई बार दिक्कत नेट में भी आती है, कई बार वीडियो कमज़ोर भी दिखाई देता है, कभी अच्छा भी दिखाई देता है, तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो 20 मई 1949 उस दिन शुक्रवार है, उस दिन फ्राइडे है भाई, हमारे यहाँ पर सोमवार है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट आज अनुच्छेद 86, 87, 88 और 90, 89, 90 और 91 पर विचार होने वाला है। आप देख लेंगे, ये है, ये बात स्टार्ट हो रही है, और बात स्टार्ट होते ही मौलाना हसरत मोहानी जी शिकायत लेकर आ जाएंगे। यस, वही मौलाना हसरत मोहानी जी। हमारे यूट्यूब के साथी कुछ वॉइस को लेकर कह रहे हैं, वॉइस देख लीजिए जरा, कभी कभी हो जाता है इशू यार, ये रहता है, वॉइस नहीं आ रही है। मुकेश भाई, थोड़ा सा अपना यूट्यूब जो जूम पर जो लिंक है उसको आप ढंग से देखिए, म्यूट अनम्यूट के पास में एक और ऑप्शन होगा, उसको देखिएगा, तो ऑन करेंगे तो आपको आवाज़ आने लग जाएगी। चलिए, मौलाना हसरत मोहानी जी संविधान सभा के एक एक्टिव मेंबर है, कई बार आपने इनका नाम देखा। आज वो एक शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी निगाह में, आपकी नज़र में एक बात लाना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक बात संविधान सभा में कही थी।
वो मैंने जो बात कही वो मैंने देखा संविधान सभा की कार्यवाही रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट में मेरी बात का उल्लेख ही नहीं कर रखा है। ऐसा क्यों किया आपने? जब मैंने बात यहाँ पर रखी थी, मेरी बात को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। जब आप ताली जो बजाते हैं उसको रिकॉर्ड में करते हैं, जब बाधा जब आती है उसको रिकॉर्ड में जब लाते हैं, तो मैंने भी तो एक बात कही थी, उस बात को आपने रिकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं करवाया? पहले मुझे इसका जवाब दो। ये हजरत मोहानी जी कह रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसे कैसे हो गया, जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। इस तरह से आज की बैठक शुरू होती है। अब संविधान का प्रारूप अनुच्छेद 86 आर्टिकल 86। अब जो मेरे जो जूम के जो और यूट्यूब के जो साथी है, अरे भाई ये जो यूट्यूब के साथी बार बार कह रहे हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा देखो इसको, इस इशू को सॉल्व करो। यस, अब जो जूम और जो यूट्यूब के जो मेरे साथी है वो बहुत ध्यान से सुनिए। आज क्या क्या होने वाला है संविधान सभा में। आज संविधान सभा में बहुत ऐसे इश्यूज पे चर्चा हो। 4 जून को एक तो हमारा परिणाम आने वाला है। 4 जून के परिणाम के बाद में कौन विपक्ष में बैठेगा, कौन सत्ता में रहेगा, ये भी लगभग क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं पिछले 10 वर्षों से हमारे यहाँ पर विपक्ष का नेता नहीं है। विपक्ष का नेता नहीं है क्योंकि विपक्ष का नेता का जो दर्जा देने का जो सिस्टम है वो आप जानते हैं, लोकसभा की कुल सीटों का अगर 10% अगर कोई पार्टी प्राप्त करती है तो उसके दल के नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। अब देखिए विपक्ष के नेता की क्या इंपॉर्टेंस है। विपक्ष के नेता का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होना चाहिए। विपक्ष का नेता क्यों जरूरी है, इसका संविधान में उल्लेख करना क्यों जरूरी है। आज शुरुआत में आप देखेंगे कि 12-15 पेजेस में तो इसी विषय पर चर्चा हो रही है। फिर आप देखिए कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है या जिनको हम लोग चुनने जा रहे हैं, जिनका चुनाव का परिणाम आने वाला है, एक आवाज कम आ रही है भाई, ये सब लोग कह रहे हैं, थोड़ा इसको देखो यार सर, आवाज जा रही है, 1-2 को नहीं आ रही है, वो उनके फोन में कुछ प्रॉब्लम है। यस, ये हमारे टेक्निकल टीम का मैसेज आ गया भाई। अब तो मैं एकदम फ्री हूं, हमारी टेक्निकल टीम ने जब कह दिया तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। अब सुनिए मेरी बात। हमने जिन सांसदों को चुना वो सांसद अगर जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो हम लोग वापस उनको बुला सकते हैं, दैट इज राइट टू रिकॉल। इस पर हमने बात की। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जनता डायरेक्टली अपने जो संसद है उस संसद को अपनी शिकायतें भेज सके? इस प्रकार का अगर सिस्टम हो जाए तो जनता लेटर लिखे और सीधा संसद के नाम लेटर लिखे और संसद उस लेटर को स्वीकार करे, जिसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन, प्रार्थना है। इस प्रकार के सिस्टम पर भी आज चर्चा हुई। इस प्रकार के सिस्टम पर भी आज चर्चा हुई। ठीक है, तो आज हम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ZH लारी साहब है, संविधान सभा के सदस्य हैं, संयुक्त प्रांत से हैं और हाईलाइट कर रखा है मैंने, देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। वो आर्टिकल जो 86, अभी का आर्टिकल 86 नहीं, उस समय का आर्टिकल 86, उस आर्टिकल 86 के बारे में वो ये कह रहे हैं कि जो आपने जो प्रस्तुत किया आर्टिकल उसको हटा दीजिए और मेरे हिसाब से आर्टिकल लिखिए। क्या लिखिए? किंतु शर्त यह है कि संसद के सदस्यों को दिया जाने वाला वेतन कैबिनेट मिनिस्टर को दिए जाने वाले वेतन की 1/4 से कम या 1/3 से ज्यादा नहीं हो। वो ये कह रहे हैं कि संसद के सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा वो वेतन क्या होगा? कैबिनेट मिनिस्टर को जितना आप वेतन देते हो उसका 1/3 से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 1/4 से कम भी नहीं होना चाहिए। यानी आप कैबिनेट मंत्री को अगर आप 9 रुपए देते हो तो सांसद को जो है 3 रुपए से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन 2.5-2.25 रुपए से कम भी नहीं मिलना चाहिए। एक तो वो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं उसको मैंने हाईलाइट किया और शर्त यह है कि विपक्षी दल का नेता उस वेतन का अधिकारी होगा जो बिना कैबिनेट दर्जा वाले किसी मंत्री को दिया जाएगा। यानी ZH लारी साहब आज ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष का नेता होगा उसको क्या दिया जाएगा? उसको विपक्ष के दल का नेता का वेतन जो है कैबिनेट मंत्री के बराबर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, विपक्ष के नेता जैसे शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। It should be very clear that there is no word in the Constitution of India. Which word? That is leader of the opposition. हाँ भाई, ये एक स्क्रीन शेयर करी है हमारी टेक्निकल टीम ने, उसको देख लीजिए। जिन्हें आवाज नहीं आ रही है
वो उन्होंने जो एरो, देखो टेक्निकल टीम को सैल्यूट करने का मन करता है यार, क्या गजब कह रहे हैं। जिन्हें आवाज नहीं आ रही है, चित्र में दर्शाए एरो को ध्यान से देखें और फिर यहाँ टच करें। देखिए लिखा हुआ है वाईफाई और सेलुलर डेटा, उसको आप उसको ऑन कीजिए। आप ऑन करते ही आपको आवाज आ जाएगी। टेक्निकल टीम को सैल्यूट नहीं बनता है क्या? कितना ध्यान रखती है वो आपका। एक्चुअली में टेक्निकल टीम खुद जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले लोग हैं। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम है तो आप कर लीजिए। और ये जो मैसेज जो करते हैं ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, अगर कोई मैसेज सबसे जुड़ा हुआ है तो ही एवरीवन को कीजिए, नहीं तो मुझे पर्टिकुलर कीजिए। मुझे पर्टिकुलर मतलब मेरा जो अंबेडकर अध्ययन केंद्र का जो बना हुआ है उसी को कीजिए, एवरीवन को मत कीजिए। तो ये देखिए बात आ गई है यहाँ पर। इस संशोधन के 3 हिस्से हैं, किंतु तीसरा हिस्सा जो है इसकी जान है, इसलिए मैं पहले उसी को लेता हूं। इसमें विपक्षी दल के नेता के लिए वेतन का प्रावधान है। वाह, सभा ये अच्छी तरह से जानती है और सभा को मैं यकीन दिला सकता हूं कि ये बात नितांत सत्य है कि मुझ में भावी विपक्षी नेता बनने की कोई खूबी मौजूद नहीं है। ZH लारी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि विपक्ष के नेता के लिए वेतन होना चाहिए, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि मैं विपक्ष का नेता नहीं बन रहा हूं, मैं मेरे लिए तनख्वाह की व्यवस्था नहीं कर रहा हूं। मैं तो आगे आने वाले लोगों के लिए कह रहा हूं कि उनके लिए वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसलिए विपक्ष के नेता के लिए वेतन की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं विपक्ष का नेता बनने जा रहा हूं, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैं विपक्ष का नेता नहीं बनने जा रहा हूं। फिर वो ये कहते हैं, किंतु मैं जो इसे पेश कर रहा हूं इसके 4 गंभीर कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मैं ये अनुभव करता हूं कि संसद में एक विपक्षी दल को प्रतिष्ठित करना बहुत जरूरी है। यूट्यूब के जो साथी है वो ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। संसद में एक विपक्षी दल को प्रतिष्ठित करना बहुत जरूरी है। वस्तुतः लोकतंत्र के प्रधान स्तंभ ही ये 3 बातें हैं। एक तो विपक्षी दल का अस्तित्व होना चाहिए, दूसरा विधि के अनुसार शासन होना चाहिए, और तीसरा जबरदस्त प्रेस होनी चाहिए। लो, ZH लारी साहब ये कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए 3 अनिवार्य शर्त है। एक विपक्षी दल होना चाहिए, दूसरा विधि का शासन होना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि एक स्वतंत्र प्रेस होनी चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं ZH लारी साहब। दुर्भाग्य से कुछ क्षेत्रों में यह समझा जाता है कि विपक्षी दल का निर्माण या विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध मत व्यक्त करना एक तरह से राजद्रोह है। भाई ये गलत बात है। विपक्ष की आवाज दबनी नहीं चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष को जितना ज्यादा महत्व दोगे उतना ही लोकतंत्र ज्यादा सफल होगा। स्क्रीनशॉट तब लीजिए जब मैं कहूँ सब वीडियो ऑन करें, तब लेना स्क्रीनशॉट। अभी चिंता मत करो, अंत में मैं कहने वाला हूँ सबका वीडियो ऑन करूंगा, क्योंकि अटेंडेंस तो यही हो रही है ना। तो अभी लेते, देखो मुझे देखो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, वो भी दिखाई देता है। आप ये मत सोचिएगा, क्या समझ रहे हैं आप ये मत सोचिएगा कि आपकी जो एक्टिविटीज है मेरी नजर में नहीं है। इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है भाई, सब कुछ दिखता है। खैर, तीसरा कारण यह है कि मैं एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूं जिसमें निस्तब्ध और प्राण विहीन संसद एक सजीव सभा बन जाए। अरे वाह, क्या लारी साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता का अगर आपने दर्जा दे दिया, उनके लिए वेतन की व्यवस्था कर दी, तो हमारी संसद जो है वो सजीव बन जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसका अंतिम कारण यह है कि संसदात्मक लोकतंत्र की पद्धति को, जिसे विलायत से लाकर हम भारत में प्रचलित करना चाहते हैं, मैं यहाँ सम्यक रूप से प्रतिष्ठित देखना चाहता हूँ। आपकी अनुमति से श्रीमान, इन 4 बातों पर जिनका अभी कारण रूप से मैंने उल्लेख किया है, मैं पूरा प्रकाश डालना चाहता हूँ। ZH लारी साहब ऐसा कह रहे हैं। कई सदस्यों ने इस बात का प्रबल प्रयास किया कि यहाँ अमेरिका की प्रेसिडेंशियल कैबिनेट वाली पद्धति अपनाई जाए, पर सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। When we are going to adopt the parliamentary system of the government, then there should be some role of the leader of the opposition. अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था को अपना रहे हैं तो हमारे यहाँ पर विपक्ष के नेता की भूमिका होनी चाहिए, और विपक्ष के नेता की भूमिका जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा लोकतंत्र चलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ZH लारी साहब को आगे बात जरा सुनिएगा। वो क्या कह रहे हैं कि हमने कोई अमेरिका वाला सिस्टम थोड़ी अपनाया, हमने अपनाया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में जब तक अनुदार दल वाले या संपन्न लोग विपक्ष के दल के रूप में थे, वहाँ विपक्ष के दल के नेता को वेतन देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे लोग पहले से बहुत धनवान लोग थे, ऐसा वो कह रहे हैं। पर जो ही मजदूर दल वालों ने
विपक्षी दल का स्वरूप ग्रहण किया, और मैं साहसपूर्वक ये कह सकता हूं, यहाँ भारत में केवल समाजवादी या कम्युनिस्ट दल ही विपक्षी दल का स्वरूप ग्रहण कर सकता है। संसद ने विपक्ष के दल के नेता के लिए एक वेतन निश्चित कर लिया है। When we are going to adopt the parliamentary system of the government, जैसा कि इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में विपक्ष के दल के नेता के लिए वेतन की व्यवस्था कर दी है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब हम अपनी संपूर्ण संसदीय शासन व्यवस्था को इंग्लैंड से ही ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर भी लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें न केवल विपक्ष के नेता को दर्जा देना चाहिए, बल्कि उनके लिए वेतन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो आगे आने वाले समय में विपक्षी रहेंगे और उनके पास पैसा नहीं है, अतः उनको ढंग से मजबूत रखने के लिए उनके लिए अगर वेतन की व्यवस्था होगी तो हमारी जो संसद है वो सजीव बन जाएगी, हमारी जो संसद है वो एक्टिव बन जाएगी। ऐसी बात लारी साहब कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि मैंने आरंभ से ये सुझाया है कि गत 10 वर्षों में यहाँ केंद्रीय संसद में या प्रांतीय विधानमंडल में कहीं पर भी कोई प्रभावी विपक्षी दल नहीं रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि कई जिम्मेदार व्यक्तियों ने ऐसी बातें कही जिनका मतलब ये होता है कि राज्य और अधिकार रूढ़ दल दोनों एक ही चीज है। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये मालूम है कि हमारे देश की संसद में और कई राज्यों के विधानमंडलों में अच्छा प्रभावशाली विपक्षी दल नहीं रहा है, इस वजह से सरकार और राज्य दोनों एक बन गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य अलग होता है, सरकार अलग होती है और विपक्ष अलग होता है, ऐसा लारी साहब कह रहे हैं। इस प्रावधान का जो मैं संविधान में लिपिबद्ध कराना चाहता हूं उसका एक दूसरा कारण भी है, और वह यह है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को श्रीगणेश करने जा रहे हैं और प्रारंभ में ही हमें एक ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए कि जिसमें एक दल का शासन दिखाई देता हो। लारी साहब कह रहे हैं हम लोकतंत्र अपनाने चाह रहे हैं, हम संसदीय शासन व्यवस्था अपनाना चाह रहे हैं, तो हम शुरू से ऐसी व्यवस्था क्यों करें जिसमें एक दल का ही प्रभुत्व रहे? अरे जब और दल होंगे, विपक्षी दल होगा, तभी तो शासन बहुत ढंग से काम करेगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से वो बात कह रहे हैं। यही कारण है कि इंग्लैंड में विपक्षी दल को सम्राट के नाम से याद किया जाता है और उसे हिज मैजेस्टी अपोजिशन, लो कर लो बात। लारी साहब कह रहे हैं कि इंग्लैंड में तो विपक्ष के दल को क्या कहा जाता है? हिज मैजेस्टी अपोजिशन कहते हैं। इन शब्दों से निर्वाचकों के दिमाग में तुरंत ये ख्याल पैदा हो जाता है कि विपक्षी दल के नेता का भी अपना एक कर्तव्य है। ठीक है। तीसरा कारण यह है कि जैसा मैंने बताया कि किसी प्रभावशाली विपक्ष दल के अभाव में विधानसभा बिल्कुल ही निर्जीव हो जाएगी, और न केवल सभा ही निर्जीव हो जाती है, बल्कि जैसा कि कतिपय पत्रों ने कहा है कि संविधान सभा सर्वथा अधीनस्थ, दब्बू और आज्ञाकारी बन जाती है। लो कर लो बात। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है, अगर प्रभावशाली विपक्ष नहीं है, अगर विपक्ष के लिए आपने अच्छे प्रावधान नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में संसद निर्जीव बन जाएगी, दब्बू बन जाएगी और खाली फॉलो करने वाली संस्था बन जाएगी। जबकि हमेशा हमको याद रखना चाहिए संसद हमारा प्रतिनिधित्व करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो वहां विपक्ष के दल का भी दर्जा होना चाहिए। लारी साहब ने बड़ी गजब गजब की बातें कही जो मैंने आपके सामने रखी है। वो कह रहा है कि बहुत सारे देशों के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है, तो हम अपने भारत के संविधान में विपक्ष के नेता के लिए और विपक्ष के दल के लिए प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत तेरे नए संविधानों में विपक्ष के नेता के लिए वेतन की व्यवस्था है। ये वांछनीय नहीं है कि हम इस बात को संसद पर छोड़ दें कि वह समय समय पर वेतन निश्चित करे। वो कह रहे हैं ये कोई ठीक बात है क्या कि हम संसद करेगी विपक्ष के नेता के लिए व्यवस्था? नहीं, संसद क्यों करे? जब हम संविधान में इतनी सारी बातों को जोड़ रहे हैं तो इस बात को भी जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत हो सकती है? ऐसा वो कह रहे हैं। बड़ी गजब की बातें कह रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं 1951-1952 में पहला आम चुनाव हुआ और 1951-52 के चुनाव से लगाकर 1977 तक पहले 25, 27, 30 वर्षों तक एक दल की सरकार रही। फिर इसके बाद में मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनी जो भी मुश्किल से 2 वर्ष नहीं चल पाई। फिर वापस दौर आया इंदिरा जी का, फिर राजीव जी प्रधानमंत्री रहे 10 साल, फिर एक दल की बहुत भारी बहुमत वाली सरकार रही। इसके बाद में गठबंधन सरकारों का दौर आया। अब वापस पिछले 10-20 वर्षों से हम ये महसूस कर रहे हैं कि मजबूत विपक्ष के अभाव में देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये सारी बातें जो है, इन सारी बातों पर संसद में चर्चा हुई थी। सुखदेव जी, इन सारी बातों पर उस समय संसद में चर्चा हो गई थी। कैसा लग रहा है आपको ये जानकर?
आज सुखदेव जी हम चर्चा करते हैं कि भाई हमारा देश में लोकतंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि विपक्ष प्रभावशाली नहीं है। तो जरा सोचिए कि हमारे संविधान निर्माता उस समय कैसे गजब के लोग थे। 75 वर्ष पहले उन्होंने इस विषय पर चर्चा कर ली। हंसराज भाई, यही जानना चाहते हैं हम। संविधान सभा की बहस के माध्यम से हम सब यही जानना चाहते हैं कि वो देवदूत थे, किस प्रकार के विचार रखते थे, यह आपने देखा। तो लारी जी के विचार अभी आपके सामने रखे जा रहे हैं। इसके बाद में के संतानम साहब आ रहे हैं। यस सुखदेव जी, वो देवदूत ही थे। के संतानम जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मैं ये प्रस्ताव उपस्थित करता हूं, क्या भारतीय अधिराज्य के विधानमंडल जो शब्द लिखे हुए हैं उसकी जगह पर आप खाली विधान परिषद शब्द लिख दीजिए। आप विधान परिषद यानी वहां संसद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो अभी इंडियन डोमिनियन स्टेटस वाली स्थिति में हम लोग नहीं है, हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब हम लोग रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। तो भारतीय अधिराज्य इंडियन डोमिनियन स्टेटस ये जो शब्दावली है इसको हटा दीजिए, ऐसा के संतानम साहब अपना प्रस्ताव रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में एल कृष्णा स्वामी भारती जी आ रहे हैं जो कि मद्रास से हैं, संविधान सभा के मेंबर। वो ये कह रहे हैं कि आप जो शब्द लिख रहे हो भारत की संविधान सभा, उसकी जगह पर आप खाली शब्द लिख दीजिए संविधान सभा। भारत की लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम भारत के ही हैं। अरे पानी तो लाओ यार भाई, गर्मी कितनी है। एसी भी ढंग से काम नहीं कर रहा आज तो। पिलाओ पिलाओ यार, बहुत प्यास लगी है। 3-4 बार पानी लाते रहना 15-15 आधा घंटे से। ठीक है, तो एल कृष्ण स्वामी भारती जी ने यह बात कही। अब के संतानम जी ने अपनी बात को रख दी। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई जितने प्रस्ताव आने थे इस अनुच्छेद पर आ गए हैं, अब हम सामान्य बहस करेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्या बताया? मैंने ये बताया कि एक अनुच्छेद रखा जाता था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, और डॉक्टर अंबेडकर कहते संविधान सभा से मेरा ये निवेदन है कि इस अनुच्छेद को संविधान सभा स्वीकार करे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि अध्यक्ष थे, वो ये कहते थे चलो भाई मैं एक एक करके संशोधन रखवाता हूँ। फिर एक एक करके संशोधन रखा जाता था। संशोधन जो रखते थे वो संशोधन क्यों करना चाहते हैं और वर्तमान अनुच्छेद में क्या दिक्कत है उस पर अपनी बात को रखते थे। जब सारे संशोधन रख दिए जाते थे तो इसके बाद में संविधान सभा के सारे मेंबर्स के लिए, संविधान सभा के सारे मेंबर्स के लिए खुला मंच दे दिया जाता था कि आप अपनी बात को रखें। जो संशोधन नहीं रखे हैं उनके अलावा वो अपने सदस्य जो थे वो अपनी बात को रखते। जब सारे मेंबर्स अपनी बात को रख लेते तो अंत में डॉक्टर अंबेडकर इन सब का जवाब देते, वो किससे सहमत है किससे सहमत नहीं है, तर्क वितर्क इस तरह से होते थे। ये बात मैंने आप लोगों को कई बार बताई, और इवन पिछले 4 दिन में तो मैंने आपको ये बात भी कई बार कही। क्या कही? ये बात भी कही कि ऐसा नहीं है कि संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो ही खाली संशोधन लेके आते थे। खुद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर भी संशोधन लेके आते थे। मैंने ये बताया आपको। मैंने इवन यहाँ तक भी बताया कि प्रारूप समिति के जो अन्य मेंबर्स थे वो भी कई बार संशोधन लेके आते थे। तो ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो शाब्दिक संशोधन होते थे उसको लेकर संविधान सभा के अध्यक्ष को इस बात की पावर थी कि वो शाब्दिक संशोधन, वाक्य रचना संबंधी संशोधन उसको स्वीकार करें या नहीं करें, ये उनके पास पावर थी। जैसे मेरे एक भाई विराट भाई है, इनका नाम है विराट बगड़िया जी। तो अब संविधान सभा के अध्यक्ष के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि पहले बगड़िया विराट बोले या विराट बगड़िया बोले। तो वाक्य रचना संबंधी भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, तब भी वो परमिशन दे या ना दे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष के पास इस प्रकार की पावर थी। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है ताकि आपको समझ में आ सके हमारी संविधान सभा किस तरह से काम करती थी। एक्चुअली में थोड़े टाइम पहले ही बात है, लगभग 6 महीने पहले की बात है, एक किताब आई है, उसका नाम ही यही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को कैसे पढ़ा जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा पाइन, क्या किताब का नाम है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को पढ़ा कैसे जाए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किताब मुझे बताने के लिए लिखी गई है कि तुम भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को हूबहू बता तो रहे हो सबको, लेकिन बता तो रहे हो पर बता कैसे रहे हो, किस तरह से बता रहे हो, क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। मालूम पड़ा कि 167 दिन की बैठक उन्होंने हूबहू देख ली, अटेंड कर ली, और मालूम ही नहीं पड़ा कि किस तरह से संविधान सभा काम करती थी।
ये सब बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बातें समझ में तो आ रही है ना आपको ढंग से? ये आप खुद सोचिए कि आज से लगभग 1.25-2 साल पहले तक जब आपको ये सब बातें पता नहीं थी, तब क्या स्थिति में थे और अब किस स्थिति में है। सोचिए आप खुद। एक नए प्रकार का जोश, एक नई प्रकार की सूचनाएं, एक नई प्रकार की अवधारणाएं भारत के संविधान के संदर्भ में और संविधान सभा के संदर्भ में मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों में विकसित हो गई होगी। चलिए, अब टीटी कृष्णमाचारी जी अपने सामान्य विचार रख रहे हैं, कोई संशोधन नहीं है उनका। अध्यक्ष महोदय, श्री लारी के संशोधन पर चंद शब्द कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। संसद के सदस्यों के वेतन का संविधान में कोई उल्लेख न होने की जो उनकी शिकायत है तथा उनका ये जो सुझाव है कि विपक्ष के दल के नेता को एक वेतन मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें सारपूर्ण है और हमें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। किंतु जब तक संसद के सदस्यों एवं विपक्ष के नेता वेतन पर संविधान में कोई रोक ना हो, इन सब विस्तार की बातों को संविधान में लिखना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। वाह, क्या कह रहे हैं टीटी कृष्णमाचारी जी? टीटी कृष्णमाचारी जी, आई थिंक यू आर अवेयर about it that टीटी कृष्णमाचारी जी was the member of the drafting committee। वो खुद प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो अभी डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात को रखने के लिए नहीं आए, इससे पहले ही टीटी कृष्णमाचारी जी अपनी बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लारी जी ने जो बात कही है कि there should be some salary for the member of the parliament and there should be some salary for the leader of the opposition in the parliament, I am agree with him, but the problem is that कि जब संविधान ने उनके वेतन नहीं मिलने पर कोई रोकने का प्रावधान नहीं किया, तो उनके लिए वेतन होना चाहिए, इस प्रकार का भी प्रावधान संविधान में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद के ऊपर छोड़ दीजिए, संसद चाहेगी तो सदस्यों के लिए वेतन का व्यवस्था करेगी, उस समय विपक्ष के नेता के लिए भी वेतन की व्यवस्था कर देगी। ऐसा टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे। वो कह रहे संविधान में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये संसद पर छोड़ दीजिए। फिर वो कह रहे हैं बहस में ऐसी बातों को लाकर जिनका संबंध केवल उन्हीं से है, मेरा मतलब है संयुक्त प्रांतीय राजनीति से है, श्री लारी ने मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवसर का प्रयोग केवल अपने चिर अभ्यस्त राग को अलापने के लिए यहाँ किया है। लो कर लो बात। लारी जी को कह दिया कि मुझे लगता है कि आपको खुद को कुछ समस्या है, आपके संयुक्त प्रांत की जो समस्या है आप इस प्रावधान के माध्यम से यहाँ रखना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम यहाँ संविधान के मसौदे पर विचार कर रहे हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि इस सिलसिले में श्री लारी के सुझाव को संविधान में लिपिबद्ध करके एक विपक्षी पक्ष के निर्माण के लिए हम कोई उपाय निकाले, ये हमारे लिए कैसे संभव है। टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं कि हम भारत का संविधान का निर्माण कर रहे हैं और लारी जी ये चाहते हैं कि हम इस प्रकार का कोई कानून बनाएं, इस प्रकार का कोई संविधान में प्रावधान करें जिससे कि विपक्षी दल पैदा हो जाए, तो ये तो कैसे संभव है, वो ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं आज एक अरसे से श्रीमान सन 1937 से ही जब से प्रांतों में 1935 के अधिनियम लागू हुआ, ऐसे लोगों की ओर से जिन्हें दुर्भाग्यवश मंत्रिमंडल में आने की या अधिकारूढ़ होने की कोई संभावना नहीं है, मैं ये रोना सुनता आ रहा हूं। टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे रोना रो रहे हैं, जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा सरकार बनाने का वो ये रोना रो रहे हैं। बातों में दम है भाई। चलिए आगे देखिए कि कहीं भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, कांग्रेस दल यथाशक्ति ये चेष्टा करता है कहीं विपक्षी दल बनना ना पाए और ये कि जहां कहीं विपक्षी दल है वह भी अपना काम नहीं करता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो जो आगे चलकर इसका स्थान लेगा, वो कैसे विपक्षी दल का निर्माण कर सकता है। वो कह रहे हैं कि यार सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के दल का निर्माण कैसे कर सकती है, क्योंकि अभी कांग्रेस पावर में है, तो कांग्रेस कैसे विपक्ष का दल का निर्माण करेगी, या फिर कोई दूसरा कोई आएगा वो कैसे विपक्ष के दल का निर्माण करेगा। इसी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा चल रही है। विपक्षी दल के सदस्यों को या उसके नेता को वेतन देने से आखिर कैसे विपक्ष दल का निर्माण हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि विपक्ष के दल के नेता को दर्जा दे देंगे, विपक्ष के दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देंगे, उसके लिए वेतन का प्रावधान कर देंगे, तो इससे विपक्षी दल कैसे बन जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है।
क्या आपका मतलब यह है कि संविधान में एक ऐसा प्रावधान रख दिया जाए जिसके अनुसार विपक्षी दल के निर्माण हेतु एक रकम बजट में रखी जा सके? जो लोग यहाँ वर्तमान शासन प्रणाली से असंतुष्ट हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि ठीक ठीक ये बताएं कि वे चाहते क्या हैं। क्या वे ये चाहते हैं कि विपक्ष के दल के निर्माण के लिए केंद्रीय बजट में एक रकम खास तौर पर रख दी जाए? इस सभा में, जो कि व्यवहारिक ढंग पर सुचारू रूप से अपना काम कर रही है, इस तरह का रुदन शुरू करना एक तरह से सभा में विषय से हटना है। माननीय मित्र श्री लारी ने संभवतः इसीलिए ये विषय अंतर उपस्थित किया है कि समाचार पत्रों के पाठक यहाँ की कार्यवाही को बिल्कुल निर्जीव न समझे। यहाँ तक तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक खिदमत ही की है, किंतु मेरा ख्याल है कि किसी न किसी को यह कहना ही होगा कि उनकी इस शिकायत के लिए ये ना तो कोई उपयुक्त मौका है और न ही कोई उपयुक्त स्थान है। उनकी ये शिकायत की कोई विपक्षी पक्ष नहीं है, सही है, पर इसके लिए सत्तारूढ़ दल थोड़ी जिम्मेदार है। मैं नहीं समझता कि संविधान में विपक्ष के दल का उल्लेख करने से क्या लाभ है, ऐसा साफ साफ शब्दों में वो कह रहे। क्योंकि श्री लारी का संशोधन स्वीकृत हो जाने से ही तो विपक्षी दल का निर्माण नहीं हो सकेगा। अच्छा, मान लीजिए लारी साहब का संशोधन स्वीकार हो जाता है, जो कि मैं उसे सर्वथा अस्वीकार्य समझता हूं, तो क्या विपक्षी दल शक्तिशाली हो जाएगा? क्या वेतन भोगी होने से विपक्ष का नेता किसी पार्टी का संगठन कर सकेगा? मान लीजिए विपक्षी नेता को वही वेतन और अधिदेय दिया जाए जो प्रधानमंत्री को प्राप्त है, तो क्या इससे वह एक दल संगठित करने में सफल हो जाएगा? टीटी कृष्णमाचारी जी जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं एक्चुअली में। वो भी संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जितना वेतन भी अगर विपक्ष के नेता को दे दिया गया तो क्या इससे विपक्षी दल बन जाएगा? ऐसा कौन कह रहे हैं? टीटी कृष्णमाचारी जी। और बड़ी जबरदस्त बातें चल रही है। फिर वो ये कह रहे हैं, कौन? टीटी कृष्णमाचारी जी, कि दुनिया के कौन से देश के संविधान में विपक्ष के नेता के लिए प्रावधान है? वो कह रहे हैं दुनिया के किसी भी देश में कहीं कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जिसमें विपक्षी दल के नेता के वेतन के लिए कोई प्रावधान लिपिबद्ध किया गया हो। नियम एवं उपनियम तो संसद ही बनाती है और संसद पर यह रिकॉर्ड नहीं आती है कहीं पर भी कि वह विपक्ष के दल के नेता के वेतन के बारे में कानून ना बनाए। वो ये कह रहे हैं कि संसद के ऊपर छोड़ दीजिए, संविधान में प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ लेता हूँ, 44 लोग अभी एक्टिवली जुड़े हुए हैं। मुझे बताओ, विपक्ष के नेता जैसी शब्दावली संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बग्गाराम जी, दुर्गा जी, मुकेश जी, हंसराज जी, पायन जी, मनोज जी, रमेश जी, विराट जी, सुखदेव जी, सुजीत कुमार जी, चंद्रवीर जी, अनुपमा जी, सरिता जी, अंजू जी, सावन जी, सरिता कुमारी जी, जिया राम जी, विनय कुमार जी, अजीत कुमार जी, मोतीलाल जी, इतने सारे लोग हैं यार, इतने नाम भी मुझे नहीं दिख रहे हैं पूरे। बताओ किस अनुच्छेद में है? सुजीत भाई ने बताया आर्टिकल 86 में है, प्रदीप जी बताया किसी में नहीं। अरे प्रदीप जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया। हाँ हाँ रक्षा जी आप भी हैं, मुझे मालूम है, नीचे खूब सारे नाम दिख नहीं पाते हैं। बताइए किस अनुच्छेद में विपक्ष के दल के नेता का उल्लेख है? मुकेश कुमार जी, आर्टिकल 86। सावन सैनी कह रहे संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 86 क में है। 86 क कोई अनुच्छेद भी है क्या? टिप्पा भी मारो तो ऐसा मारो जिसमें कोई संभावना बनती हो यार। और टिप्पा किसके सामने मार रहे हो? हैं? किसके सामने? अरे भाई किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में विपक्ष के नेता जैसे शब्दावली का उल्लेख नहीं है। टीटी कृष्णमाचारी जी यही तो कह रहे हैं कि संसद के ऊपर छोड़ दीजिए, संसद कानून बना लेगी। तो संविधान में इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख है ही नहीं। हाँ बहन रक्षा क्या कह रही है? संविधान के जादूगर के सामने। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ चलो यूट्यूब वालों अब तुम बताओ यार, तुम बता दो। अरे आज तो मुझे काफी आनंद आ रहा है क्योंकि वर्कशॉप है ना, तो वर्कशॉप में कई बार इंटरेक्शन करना पड़ता है जिससे मालूम पड़े। जैसे कि लारी साहब कह रहे थे कि विपक्ष अगर होता है तो संसद जीवित हो जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा तो ये कार्यशाला जीवित हो जाएगी।
नहीं नहीं, माफी वैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप तो बताते रहें, कोई इशू नहीं है। चलिए, अच्छा यूट्यूब वालों, आप तुम लोग जूम पर क्यों नहीं जुड़ते हो भाई? यू विल गेट सर्टिफिकेट इवन। कोई बात नहीं, यूट्यूब पर से भी आंसर नहीं। अरे क्या बात है, आने लग गए, कहीं पर भी नहीं। यस, किसी भी अनुच्छेद में विपक्ष के नेता जैसी शब्दावली का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसकी जिम्मेदारी संसद पे छोड़ेगी। जूम और यूट्यूब के दोनों साथी बहुत बिल्कुल इस बात को क्लियरली सुन ले। सर आपके समझाने का तरीका मस्त है, तो ऐसे ही ठीक है ना, इस तरह से इंटरेक्शन चलते रहे, बातचीत होती रहे, तो वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप, अच्छा सेमिनार और वर्कशॉप में आप मतलब समझते हैं? सेमिनार एक तरफा होता है, एक व्याख्यान आता है, व्याख्यानदाता आता है, लेक्चर आता है, और अपना लेक्चर देता है और बात खत्म हो जाती है। वर्कशॉप दो तरफा होता है। वर्कशॉप मतलब कुछ बातें रखी जाती है, कुछ आपके प्रश्न आते हैं और उसके जवाब दिए जाते हैं। सर बता दीजिए ना कि पहले राम जी की फोटो थी। आप धनंजय भाई जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो अभी इससे संबंधित नहीं है। वेबिनार क्या होता है? जो सेमिनार होता है उसी को अगर आप ऑनलाइन करोगे तो वेबिनार हो जाएगा। जवाब, सेमिनार में डिबेट नहीं होता है। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम संसद के ऊपर छोड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? फिर उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये सिफारिश कर बैठती है कि कैबिनेट दर्जा वाले मिनिस्टरों का पद हटा दिया जाए तो ऐसी सूरत में तो विपक्ष के नेता का पद भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से टीटी कृष्णमाचारी जी जवाब दे रहे हैं। और अब जवाब देने आ जाएंगे कौन? अनंत श्यामनम अयंगर साहब। अनंत श्यामनम अयंगर साहब ने यह एक्चुअली बात की कि दुनिया के किसी भी संविधान में जब इस प्रकार का प्रावधान नहीं है विपक्ष के नेता के लिए, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इसका प्रावधान करें? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम क्या करें? संविधान में ना करें, संसद के ऊपर छोड़ दें। एक मेरे भाई कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता का पद, अरे विपक्ष के नेता का पद होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। बात इस विषय पर चल रही है कि विपक्ष के नेता का पद का उल्लेख संविधान में किया जाना चाहिए। तो प्रारूप समिति के जो मेंबर है कृष्णमाचारी जी, वो कह रहे हैं कि संविधान में करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम संसद पे छोड़ देते हैं। संसद कानून बनाकर विपक्ष के नेता का प्रावधान कर देगी, और हमारी संसद ने इस विषय पर कानून बनाया भी है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए। तो अनंत श्याम नाम अयंगर साहब की बातों को मैंने आपको सामने रखा, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसलिए मैं समझता हूं कि संविधान में विपक्षी दल का उल्लेख करना अनावश्यक है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आ रहे हैं तजमुल हुसैन साहब जो कि बिहार के हैं। भाई आप लोगों को अब संविधान सभा के कम से कम 100 मेंबर्स के नाम तो याद रह जाना चाहिए। जब इतना बाहर हमने अलग अलग लोगों के नाम ले लिया है तो कम से कम 100 लोगों के नाम तो अब आपको याद रहने चाहिए। भेजेंगे 100 लोगों के नाम? कभी मैं लिखने को कहूँ आपको कि 100 नाम लिख कर भेजो, तो ऐसे नहीं कि गूगल से 100 नाम लेकर यहाँ पर पेस्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। खुद कोशिश कीजिए आज घर बैठकर, वर्कशॉप जब हो जाए ना तो आज कोशिश करना है मुझे कितने नाम याद है, एक पन्ने पर लिखना कोशिश कीजिए। टाइम दीजिए अपने आप को कि 100 नाम मुझे आधा घंटे में लिखना है संविधान सभा के। उस दिन हम मान लेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को सही दिशा मिल गई है। 100 नाम तो याद रखें भाई, क्योंकि 100 नाम तो मैंने बोले, अरे 15 महिलाओं के नाम तो मैंने कोई 15 बार बोल दिए। आज इस तरह का प्रयास करना है, और ये भी प्रयास करें कि जो 15 महिला है वो कौन कौन सी है। फिर ये भी याद करें कौन कब बनी महिला, क्योंकि आजकल तो इस प्रकार का एक नया कंसेप्ट आ गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण में जो हमारी माताओं का जो योगदान रहा है उसके लिए आजकल नया शब्द क्या है? वी आर नॉट यूजिंग अ वर्ड फाउंडिंग फादर्स, नाउ वी आर यूजिंग अ वर्ड फाउंडिंग mothers. Then we should be aware about all these things. When we are going to organize these type of the workshop, what is the importance of the, what is the relevance of this type of the workshop? That is the relevance. हाँ ठीक है, चलिए। तजमुल हुसैन साहब बिहार से क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 86 में ये कहा गया कि संसद के सदस्यों को वो वेतन दिया जाएगा जो संसद तय करे, और जब तक संसद इस संदर्भ में कोई निश्चय नहीं कर लेती तब तक उनको वो रकम दी जाएगी जो विधान मंडल या विधानसभा के सदस्यों को फिलहाल दिया जाता है। माननीय मित्र श्री लारी ने इस संदर्भ में इस आशय का संशोधन रखा कि कैबिनेट दर्जा वाले मिनिस्टरों को जो वेतन दिया जाता है उसका 1/4 कम से कम और 1/3 अधिकतम मिलना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि अनंत श्यामनम अयंगर की ये दलील है कि इस समय विरोधी
पक्ष के नेता के लिए प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान दल सांप्रदायिक आधार पर बने, किंतु भविष्य में तो सांप्रदायिक गुट होंगे ही नहीं, क्योंकि स्थानों के संरक्षण की हम व्यवस्था नहीं करने जा रहे। इसलिए तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि लारी के संशोधन में एक त्रुटि है, और वो ये है कि जहां कहीं पर भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर संसदें हैं, वहां विपक्ष के नेता भी होते हैं और संसद के सभी सदस्यों को जो वेतन दिया जाता है, किंतु उनके वेतन का निश्चय खुद संविधान नहीं करता है। वो ये कह रहे हैं तजमुल हुसैन साहब कि लारी के संशोधन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वो ये चाह रहे हैं कि देयर शुड बी सम सैलरी फॉर द लीडर ऑफ द अपोजिशन। वो कह रहे हैं यस, आई एम एग्री विद इट दैट देयर शुड बी प्रोविजन रिलेटेड टू द सैलरी ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन, बट द प्रॉब्लम इज दैट किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर ये जिम्मेदारी हम संसद पे छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को कितनी सैलरी मिलती है? देयर इज नो सैलरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर, इट शुड बी वेरी क्लियर। कोई सैलरी नहीं है, उनको जो मिलता है वो भत्ता मिलता है। इज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, दैट्स वाई उनको भत्ता मिलता है, और प्रधानमंत्री है तो उनको एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है। देयर इज नो सैलरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर, इट शुड बी वेरी क्लियर। सैलरी इज ओनली फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। सैलरी है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस के लिए है, उनके लिए कोई सैलरी नहीं है। खैर, तो ये कह रहे हैं जब हर जगह संसद पर ही ये छोड़ा गया तो हम भारत के संविधान में इसका उल्लेख क्यों करें, ऐसा तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। ठीक है, इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं। लारी साहब के संशोधन का विरोध हो गया। विश्वनाथ दास आ रहे हैं, वो गजब की बात कहने वाले, उड़ीसा के हैं। मेरा विश्वास तो यह है कि श्रीमान माननीय मित्र लारी ने जो संशोधन रखा वह देश के लिए अनुचित है और एक दुर्भाग्यपूर्ण संशोधन है। संविधान के अनुच्छेद 86 के प्रावधान पर पहले मैं विचार करूंगा। इसमें कहा गया कि संसद के सदस्य वह वेतन और अधिदेय पाने के अधिकारी होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निश्चित करें, ऐसा विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान में श्रीमान वेतन और मानदेय का प्रावधान किया गया है, पर जहां तक मेरा निजी संबंध है मैं इसमें विश्वास ही नहीं करता। लो, विश्वनाथ दास कह रहे हैं कि वेतन और मानदेय का प्रावधान संविधान में आप कर रहे हो, लेकिन मेरा तो निजी मत है कि मेरा तो उसमें विश्वास ही नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? पर जहां तक मेरा निजी संबंध है मैं इसमें विश्वास नहीं करता, और ना संसदात्मक गणतंत्र लोकतंत्र के उन हिमायतियों से मेरा मतैक्य है जो ये कहते हैं कि संसद के सदस्य उस काम के लिए जो वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में या सभा भवन में करते हैं उन्हें वेतन मिलना चाहिए। मेरा विश्वास तो ये है कि बिना वेतन उन्हें मानदेय दिया जाए, और यही वांछनीय मार्ग है। According to Vishwanath Das, there should be no salary for the member of the parliament. When we are going to provide some honorarium for them, then why salary? वो कह रहे हैं कि जब हम मानदेय दे रहे हैं तो उन्हें सैलरी देने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा विश्वनाथ दास कह रहे हैं। किंतु हमें इस सभा के माननीय सदस्यों की सम्मिलित बुद्धिमत्ता के आगे सर झुकाना ही चाहिए, और इसलिए हम इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वेतन और मानदेय की दर संसद आगे चलकर विधि द्वारा निश्चित करेगी। अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ दास, देयर शुड बी नो सैलरी फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, देयर शुड बी सम ऑनरेरियम फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बट संसद के जब अधिकांश सदस्य, जब संविधान सभा के अधिकांश सदस्य ये कहते हैं कि वेतन का प्रावधान कर देना चाहिए तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर इसकी जिम्मेदारी संसद पे छोड़ दीजिए, संविधान में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विश्वनाथ दास कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद और मेरी विचारधारा के कुछ मित्र ये महसूस करते हैं कि वेतन का सवाल ही नहीं उठाना चाहिए, पर हम लोगों का सदस्यों की सम्मिलित बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। पर यह बात कहने की तो किसी को इच्छा ही नहीं हो सकती कि जिस संसदात्मक लोकतंत्र की हम अपने देश में स्थापना करने जा रहे हैं उसे संविधान में विरोधी पक्ष की मान्यता को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार ही नहीं बल्कि संविधान में इसके संदर्भ में प्रावधान होना चाहिए कि विरोधी पक्ष के नेता को अमुक वेतन दिया जाएगा। माननीय मित्र श्री लारी से ये कहूंगा कि दुनिया के किसी भी संविधान में वह नजीर तो मुझे पेश करे जिसमें विरोधी पक्ष के नेता के लिए कोई एक वेतन का प्रावधान किया गया हो। यह सच है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट विरोधी पक्ष के नेता को एक निश्चित वेतन अवश्य देती है और उसका वही दर्जा होता है जो मिनिस्टर का है,
पर संविधान में इसके लिए एक खास प्रावधान रखने का कोई मतलब नहीं है, ये विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यस, देयर शुड बी अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, देयर शुड बी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, देयर शुड बी सम ऑनरेरियम फॉर द लीडर ऑफ द अपोजिशन, लेकिन ये सब संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप क्या कर दीजिए, संसद के ऊपर छोड़ दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? विश्वनाथ दास जी, जो कि आते हैं उड़ीसा से। तो देखिए, एक अलग अलग संविधान सभा के मेंबर्स जो है वो क्या क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भैया मैं तो खुद तनख्वाह ही कम लेता हूं, 45 रुपए का वेतन है, फिर भी मैं 30 रुपए लेता हूं, इसलिए आप मुझे मत कहिए, ऐसा विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं। खैर, इसके बाद में आते हैं काजी सैयद करीमुद्दीन जी, जो कि मध्य प्रांत और बरार से हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री लारी ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है, और जिन सदस्यों ने उसका विरोध किया है उन्होंने विरोध के दो कारण बताए। एक तो दुनिया के किसी भी संविधान में यह लिपिबद्ध नहीं है, और दूसरा कारण यह है कि विरोधी पक्ष के नेता का वेतन रूढ़ियों के आधार पर स्थिर किया जाता है। मैंने बड़े ध्यान से श्री दास की बात को सुना, जिन्होंने ये विचार किया कि विरोधी पक्ष का होना एक आवश्यक बुराई है। संशोधन की उपयोगिता के संदर्भ में अगर कोई भी संदेह था तो श्री दास का स्टेटमेंट सुनने के बाद में यह संदेह जाता रहा है। मेरा यह निवेदन है कि जब देश में विरोधी पक्ष का होना बर्दाश्त ही नहीं किया जाता है तब उसकी उपेक्षा की जाती है, बल्कि उसे साधारणतः दंडित किया जाता है। तो ऐसी हालत में तो यह जरूरी है कि संविधान द्वारा विरोधी पक्ष को मान्यता दी जाए। लीजिए, करीमुद्दीन जी साहब ये कह रहे हैं कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होना चाहिए विपक्ष के नेता के लिए, ऐसा करीमुद्दीन जी साहब कह रहे हैं। मेरा यह कहना है कि अगर विपक्षी दल के नेता को एक वेतन दिया जाता है तो वो अपना सारा समय सरकार की आलोचना में, उसकी गलतियों में और असफलताओं के विरुद्ध जनमत तैयार करने में लगा सकेगा। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि अब मौका आ गया है कि हम संविधान द्वारा विरोधी पक्ष की उपादेयताओं को स्वीकार करें। According to Karimuddin ji Sahab, he is saying that there should be some salary, there should be some status for the leader of the opposition in the Constitution of India. अगर आपने विपक्ष के नेता के लिए सारी बातें नहीं करी तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लारी जी ने विपक्ष के नेता के संदर्भ में प्रस्ताव रखा और किस तरह से संविधान सभा के सदस्य अलग अलग विचार इस संदर्भ में रख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यस, विपक्ष का नेता होना चाहिए, लेकिन संविधान में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष का नेता होना चाहिए और उसके लिए संसद के पास अगर जिम्मेदारी है कानून बनाने की तो काम चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, विपक्ष का नेता भी होना चाहिए और उसके लिए संविधान में भी उपयुक्त और समुचित प्रावधान होने चाहिए। तो संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब थोड़ी देर में वोटिंग होगी कि करना क्या है, और साथ ही साथ में डॉक्टर अंबेडकर इस विषय पर क्या सोचते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब के विचार। नजरुद्दीन जी अहमद साहब संविधान सभा के एक बहुत एक्टिव मेंबर, और मैंने जैसा आप लोगों को कहा, नजरुद्दीन जी अहमद साहब के बारे में दो बातें आप जरूर याद रखिएगा। पहली बात, नजरुद्दीन जी अहमद साहब उन 7 लोगों में से हैं जिन्होंने संविधान सभा में बहुत ज़्यादा अपने वक्तव्य दिए। 1 लाख से ज़्यादा शब्द बोलने वाले लोगों में नजरुद्दीन जी अहमद साहब भी हैं। दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नजरुद्दीन जी अहमद साहब वो व्यक्ति है जिन्होंने केटी शाह और एचवी कामत साहब के बाद खूब सारे संशोधन लाए, लेकिन उनके संशोधन ज़्यादातर जो शाब्दिक संशोधन थे, इसलिए उनको रखने की परमिशन भी नहीं मिलती थी। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं नजरुद्दीन जी साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं मिस्टर लारी के संशोधन का समर्थन करता हूं। जहां तक इसकी दूसरी बात का संबंध है, सैद्धांतिक दृष्टि से मैं इसका समर्थन करता हूं और सभा से भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि वह वेतन संबंधी प्रश्न पर अवश्य विचार करे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न इसमें उठाया गया है और इस कारण से मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं सभा से पहले यही अनुरोध करूंगा कि वह इस सिद्धांत पर विचार करें जो इसमें शामिल है। वेतन संबंधी प्रश्न तो एक छोटा विषय है, पर महत्व की बात संविधान द्वारा विरोधी पक्ष को महत्व को देना है। यार, मैंने इसको अंडरलाइन क्यों नहीं किया, इसको हाईलाइट करना चाहिए था मुझे। वाह, कितनी गजब की बात कही।
नजरुद्दीन जी साहब ने कहा कि वेतन बहुत छोटी बात है, वेतन बहुत छोटी बात है, लेकिन संविधान में अगर विपक्ष के नेता का प्रावधान कर दिया जाए तो हमको कल्पना करनी चाहिए इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। तो वी शुड थिंक अबाउट इट, वी शुड डिस्कस अबाउट इट। इज वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं संविधान सभा से कि वी शुड डिस्कस अबाउट द रिकॉग्नाइजेशन, विपक्ष के नेता का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए संविधान में, उस पर चर्चा चल रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, मैंने कुछ बातें अंडरलाइन की है। लोकतंत्रीय संस्थाओं में विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। देख लीजिए भाई क्या क्या कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य लोकतंत्रात्मक हो और वह एक संप्रभुता संपन्न गणतंत्रात्मक हो, यही रूप हमको उसको देना चाहते हैं। अगर आप यहाँ विपक्षी पक्ष का विरोध सुनिश्चित नहीं कर सकते तो अपने इस संविधान को लोकतांत्रिक संविधान कहकर एक अलोकतांत्रिक गणतंत्र का संविधान कहिए। When you are not going to provide any type of the provision related to the leader of the opposition in the constitution, then ये constitution democratic नहीं है, it's undemocratic constitution। ये नजरुद्दीन जी साहब कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। विरोधी पक्ष के रहने से बहुमत प्राप्त दल में सहनशीलता पैदा होती है, बहुत गजब की बात है, और विपक्षी दल के न रहने से उनकी ये सहनशीलता गायब हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि जब कभी कोई आलोचना की जाती है तो सत्तारूढ़ दल का कोई ना कोई सदस्य अधीर हो उठता है। जो ही कोई तर्क उसके विरुद्ध उपस्थित किया जाता है तो सरकार की तथाकथित प्रतिष्ठा संकट में पड़ने लगती है और सत्तारूढ़ दल उन तर्कों का विरोध करने लगता है। क्या बात कही है। अगर विपक्ष का दल नहीं हो तो सत्तारूढ़ दल की असहनशीलता बढ़ जाती है, और विपक्ष का दल अगर मजबूत हो तो ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ दल जो है सहनशील बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि रोजाना रोजाना आलोचना सुनेगा तो वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, सहनशील होने लग जाएगा। ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें ये सब। वो कह रहे हैं कि मैं एक शर्त रखना चाहता हूं और वह यह है कि इसका पूरा प्रयास करना चाहिए और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई विरोधी दल हो। लोकतंत्र में विरोधी दल का ना होना लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए। उसमें हमने मंत्रियों के वेतन और मानदेय का खास तौर पर उल्लेख किया है, और अगर विरोधी दल के नेता के वेतन का हम इसमें उल्लेख नहीं करते हैं तो कायदे के मुताबिक इसका इंटरप्रिटेशन यही किया जाएगा कि विरोधी पक्ष के नेता को संविधान कोई वेतन देना नहीं चाहता था। नजरुद्दीन जी अहमद साहब बड़ा एक लॉजिकल प्रश्न उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम सैलरी फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जब हम संसद के सदस्यों को कुछ वेतन देने जा रहे हैं और हम विपक्ष के नेता के लिए कोई वेतन नहीं रख रहे हैं तो आगे आने वाले समय में संदेश ये जाएगा कि संविधान सभा उनके लिए वेतन का प्रावधान करना ही नहीं चाहती थी। जब आप एक तरफ संसद के सदस्यों के लिए वेतन का प्रावधान कर रहे हो और दूसरी तरफ आप विपक्ष के नेता के लिए कोई प्रावधान नहीं कर रहे हो तो संदेश यही जाएगा। आगे जाकर लोग ये कह सकते हैं कि जब संसद के सदस्यों के लिए वेतन का प्रावधान किया गया और विपक्ष के नेता के लिए प्रावधान नहीं किया गया तो इसका मतलब संविधान सभा यही चाहती थी। इसलिए नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। अंकित भाई, सारे व्याख्यान यूट्यूब पर है, सारे व्याख्यान यूट्यूब पर है, आप चिंता ना करें। तो देख लीजिए किस प्रकार की बहस संविधान सभा में चल रही है। एक एक बात आपके सामने रखी जा रही है। अब पीएस देशमुख जी आ रहे हैं जो कि मध्य प्रांत और बरार से संविधान सभा के मेंबर हैं। क्या कह रहे हैं? लो आ गए हमारे फीडबैक वाले मित्र। पहली बात तो आज हुआ है अभी तक 1/3 काम। सुन लीजिए कितना काम हुआ है, 1/3 ही हुआ है। अभी जुटे रहना, फीडबैक मिलेगा नहीं, अभी ध्यान रखना। फीडबैक। पीएस देशमुख साहब, अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि
इस एक साधारण अनुच्छेद ने सभा का आवश्यकता से अधिक समय ले लिया है और दोनों ही पक्षों ने अवश्य ही अपने इस कथन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, इसको लेकर ऐसे प्रश्न उठाए हैं जिसका इस अनुच्छेद के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा पीएस देशमुख साहब कह रहे हैं। उनका डिस्कशन नहीं करना चाहिए था, उन मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा है। अब आर के सिद्धवा जी, ये भी मध्य प्रांत और बरार के हैं, वो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध के सदा ही पक्ष में हूं, पर वो होना चाहिए रचनात्मक। वाह, रचनात्मक विरोध होना चाहिए। अभी मेरी बैटरी चेंज करो, लो हो रही है। मैसेज इज शोइंग दैट योर बैटरी इज रनिंग लो, यू माइट वांट टू प्लग इन योर पीसी। ओके ओके ओके, चार्ज द बैटरी। यस यस यस, ठीक है, रचनात्मक विरोध होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आर के सिद्धवा जी। किंतु हम आज यहाँ ये देखते हैं कि लोग केवल विरोध के लिए ही एक विरोधी पक्ष चाहते हैं और इस संशोधन के समर्थकों ने यहाँ तक कह दिया कि नियमित रूप से एक विरोधी दल होना ही चाहिए। इस तरह से बात चल रही है आर के सिद्धवा जी के बीच में। आप देख सकते हैं सरकार का वह समय असमय हमेशा विरोध करेगा। वो कह रहे हैं कि यार क्या गजब की बात कर रहे हो आप कि विरोधी दल के नेता के लिए सैलरी होनी चाहिए, और सैलरी होनी चाहिए किसके लिए? कि वो विरोध करेगा हमारा। तो सरकार क्या इतनी मूर्ख है कि उसको सैलरी दे इसके लिए कि हमारा विरोध करे? पीएस देशमुख साहब कह रहे हैं। पर वो भूल रहे हैं कि निंदक न्यारे राखिए, निंदक न्यारे राखिए। निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, वो आपको बताएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्यों। तो पीएस देशमुख साहब का तर्क खैर अलग है, इसको भी मालूम होना चाहिए। अब रामनारायण सिंह जी आ रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर, अब अंबेडकर साहब का डिस्कशन सुन लेते हैं। तो अब अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। अध्यक्ष महोदय, खेद है कि मैं माननीय मित्र लारी के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। संशोधनकर्ता ने जो दलीलें पेश की है उनका विस्तार पूर्वक जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि अनंत श्यामनम आयंगर और टीटी कृष्णमाचारी जी ने उनका जो कुछ उत्तर दिया है उससे मैं सर्वथा सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता हूँ जो लारी साहब ने उठाया है, जो संशोधन लारी साहब ने उठाया, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि टीटी कृष्णमाचारी जी और आयंगर साहब ने जवाब दे दिया और उससे मैं सहमत हूँ। और इसके बाद में वोटिंग हुई और लारी साहब का संशोधन अस्वीकार कर दिया गया। ZH लारी साहब ने कहा विपक्ष के नेता के लिए संशोधन लाए थे वो, कि विपक्ष के नेता के लिए प्रावधान होना चाहिए, लेकिन उनका संशोधन जो है संविधान सभा ने अस्वीकार कर लिया। एक टेक्निकल टीम आओ इधर मेरे पास, आओ एक तो जल्दी से। या आने की जरूरत नहीं है, चलिए आइए, जरूरत नहीं है। ये बैटरी डाउन हो रही है, जल्दी से इसको चेंज कीजिए, बैटरी चेंज कीजिए भाई। आवाज़ भी लोगों को कम आने लग गई शायद, मुझे लग रहा है। व्हाट अबाउट द वॉइस, क्या ठीक है? वॉइस आ रही है, ओके ठीक है। खैर, ये अनुच्छेद 20 संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर दिया गया, लेकिन संशोधन जो है वो अस्वीकार कर दिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बैटरी ओके है? अच्छा ओके, तो चेंज तो नहीं करनी है? चलो बैटरी चेंज कर लेते हैं। आवाज आ रही है ढंग से? बताइए जल्दी से। ओके ओके ठीक है। अब प्रोफेसर आ गए हैं केटी शाह संशोधन लेकर, वो जरा देखिए प्रोफेसर केटी शाह क्या संशोधन लेकर आए। वो कह रहे हैं कि संसद के किसी सदन को अधिकार होगा कि भारत की जनता अथवा भारतीय संघ के अंगभूत किसी प्रदेश की जनता की ओर से आए हुए प्रार्थना पत्र या अर्जी को वह ग्रहण करे। प्रोफेसर केटी शाह एक संशोधन लेकर आए हैं और वो जनता को इस बात की पावर देना चाहते हैं कि जनता को इस प्रकार की पावर मिल जाए कि जनता अपना एक प्रार्थना पत्र सीधा डायरेक्ट संसद को भेज सके। इस प्रकार का संशोधन लेकर आए हैं प्रोफेसर केटी शाह। जनता को अधिकार देना चाहते हैं किस बात का? कि जनता कोई एक एप्लीकेशन अगर संसद के नाम भेजना चाहती है तो वो भेज सकती है।
ये प्रार्थना पत्र वित्त संबंधी मामलों का प्रशासन संबंधी कार्यों के संदर्भ में भी हो सकता है और किसी भी मामले में हो सकता है। ये एक तरह से एक ओपिनियन होगी, जनता की एक तरह से विचार जानना होगा, जनता क्या चाहती है ये जानना होगा। तो जनता को जो पसंद है उसके संदर्भ में संसद कई बार वो काम नहीं कर पाती है तो जनता उन्हें याद दिला देगी इस प्रकार के एप्लीकेशन देकर, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तरह से ये पब्लिक ओपिनियन यानी लोक मत को जानने का प्रयास होगा। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि प्रार्थना पत्र शब्द को मैं खुद भी इतना पसंद नहीं करता, पर संशोधन में इसलिए इसे रखा कि इस शब्द का प्रयोग बहुत प्रचलित हो गया है। एक दूसरे संशोधन की भी मैंने सूचना दी है लेकिन मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं। हालांकि मैं ये चाह रहा था कि जब भी कोई कानून बने तो जनता से राय ली जाए, भले ही वो आप ना लो, पर कम से कम जनता को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि जनता जो है प्रार्थना पत्र संसद को भेज सके। इस प्रकार का संशोधन प्रोफेसर केटी शाह लेकर आए। बताओ भैया, जूम वाले बताओ, प्रोफेसर केटी शाह का इस संशोधन का हस्त्र क्या होगा? स्वीकार होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली आप जानते हैं कि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है और ये स्वीकार तो होगा नहीं। अगर स्वीकार होता तो हमारे संविधान में इस प्रकार का प्रावधान होता, तो हमारे संविधान में इस प्रकार का प्रावधान भी नहीं है। तो ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। खैर, प्रोफेसर शाह जो संशोधन रख रहे हैं उसके बाद में क्या चाय भी है? क्या बात है, आज तो बड़ी कर पाए। आप जानते हैं संसद के किसी भी सदन में कोई भी बिल रखा जा सकता है, आप जानते हैं, धन विधेयक को छोड़कर। अब मैं जिस अनुच्छेद में प्रवेश करने जा रहा हूं उस अनुच्छेद के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित हैं। धन विधेयक को छोड़कर कोई भी बिल संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। एक, उस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है, ये भी आप जानते हैं। तीसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि धन विधेयक के अलावा जो भी विधेयक है वो अगर एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन पारित करने से इनकार कर दे तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये भी आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि धन विधेयक को छोड़कर बाकी वाले जितने भी जो विधेयक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी बिल्स। जो साधारण विधेयक होते हैं उसको दोनों सदनों से पारित होना होता है। एक सदन पारित कर दें तो सवाल यह है कि एक सदन किस बहुमत से पारित करेगा, तो सामान्य बहुमत चाहिए। एक सदन सामान्य बहुमत से पारित करता है, फिर दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन भी उसे सामान्य बहुमत से स्वीकार कर लेता है, तो इसके बाद में वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उसके ऊपर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो बिल कानून बन जाता है। ये आप प्रक्रिया से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि लोकसभा अगर किसी बिल को पारित करे और वो बिल पारित होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उस बिल को पारित करे उससे पहले ही अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो बिल लैप्स हो जाता है, वो बिल समाप्त हो जाता है। आई थिंक आप इससे परिचित होंगे। लेकिन अगर कोई बिल राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा ने पारित कर दिया और पारित होकर वो लोकसभा में गया और लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो वो बिल समाप्त नहीं होता है, वो बिल लैप्स नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, वहां से पारित होकर आया तो वो बिल समाप्त नहीं होगा। प्रोफेसर केटी शाह इस प्रकार के कुछ संशोधन लाना चाह रहे हैं कि कोई बिल कैसे लैप्स हो सकता है, यानी लोकसभा भंग होने पर लैप्स होगा कि नहीं होगा, राज्यसभा से पारित होकर आया तो क्या स्थिति होगी, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया और इसी बीच लोकसभा भंग हो गई तो क्या स्थिति होगी। इसको लेकर प्रोफेसर केटी शाह एक संशोधन बिल लेकर आया है। जरा देख लीजिए है क्या ये। कोई विधेयक जो किसी अवस्था में लोकसभा में लंबित है पर विघटन के समय तक वहां वो पारित नहीं हो सका तो वो लोकसभा के विघटन पर लैप्स समझा जाएगा, वो ये कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा उसके विघटन के पहले सभी सीढ़ियों को पारित कर चुका है किंतु विघटन के समय तक राज्यसभा में वो नहीं भेजा गया है, वह लोकसभा द्वारा पारित रूप में राज्यसभा द्वारा लिया जाएगा। इस प्रकार की बातें प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं, आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए।
तो ये सब बातें आप जानते हैं कि कोई भी बिल किस तरह से लैप्स होता है, लेकिन इस संदर्भ में प्रोफेसर केटी साहब कुछ प्रस्ताव लेकर आए, संशोधन प्रस्ताव, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वो अपने संशोधन को पेश नहीं करते हैं। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी भी प्रोफेसर है। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने संविधान सभा में बहुत बार बोला, और 1 लाख से ज़्यादा शब्द बोलने वालों में इनका भी नाम है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का तो नाम खैर है ही है, प्रोफेसर केटी साहब का नाम तो है ही है, HV कामत साहब का नाम तो है ही है, नजरुद्दीन जी साहब का नाम तो है ही है, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का भी नाम है, जिन्होंने संविधान सभा में 1 लाख से ज़्यादा शब्द बोले, लेकिन अभी वो संशोधन नहीं रख रहे। इसके बाद में ब्रजेश्वर प्रसाद जी, जो कि बिहार के हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं अनुच्छेद 87 के खंड 2 के विरुद्ध में, जिसमें कहा गया कि कोई भी बिल कैसे लैप्स होता है, उसके बारे में मैं अपने विचार रख रहा हूँ। और इसके बाद में उन्होंने विचार व्यक्त किए, और इसके बाद में किसी और ने विचार व्यक्त नहीं किए, और वही हुआ जो होना चाहिए। यानी सारे लोग जब अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं तो इसके बाद में संविधान सभा में पूछा जाता है कि भाई इनका संशोधन को स्वीकार करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर संविधान सभा में संशोधन रख दिया, और संशोधन क्या हो गया, नामंजूर हो गया। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। अब आ रहा है नए अनुच्छेद। अब मैं नए अनुच्छेद आने से पहले मेरी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा, एक तो फीडबैक रख दीजिए इनके सामने, क्योंकि कई लोगों की हमारी सांसें अटकी हुई है। फीडबैक मिलता है तब उनको सांस में सांस आती है। रख दो भाई टेक्निकल टीम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, फीडबैक दे दीजिए इनको। हाँ दे दो फीडबैक रखो भाई। देखो फीडबैक आते हैं सब लोग, क्या वीडियो ऑन हुआ है? यस, लो आई एकदम देखो ऑक्सीजन आ रहा है, आ रहा ले लो इसको, ऑक्सीजन को ले लिया ना। हाँ ये ले लीजिए, ऑक्सीजन आ गई है। अब एक बार सबका वीडियो ऑन कराओ तो जरा, फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, अटेंडेंस भी हो जाएगी। हाँ एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके बढ़िया से, फिर ये सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी जो झंझट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ रहती है। काफ़ी लोग शिकायत कर, अरे मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने में मुझे को कैसे बुरा लग सकता है। मैं तो चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे। यस, तो सबके वीडियो ऑन हो गए हैं, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, 2-3 स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीन चेंज कर करके ले लेना। यस, वेरी नाइस, ठीक है। अरे तो संख्या भी बढ़ गई। चलिए बहुत बढ़िया। खैर अब नया अनुच्छेद आ रहा है। HV कामत साहब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 88 में जो धन विधेयक के संदर्भ में वो कुछ प्रावधान करने के लिए कह रहे हैं, उस संदर्भ में बिल लाया जा रहा है। इसके बाद में HV कामत साहब अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और HV कामत साहब की बात को भी अस्वीकार, एक्चुअली में HV कामत साहब ने कुछ औपचारिक रखा नहीं है बात। अब कोई भी बिल सदन में किस बहुमत से पारित होगा? साधारण विधेयक कौन से बहुमत से पारित होता है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अभी ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से। नंबर 2, सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से। नंबर 3, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। नंबर 4, उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से। साधारण विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? इसके मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं। सुरजीत भाई ने जवाब दिया 4, अंशु जी जवाब 4, विनय भाई 3, अलका जी 4, रविंद्र बाबू 4, अंशु जी 4, दुर्गा जी 4, पायन बाटी 4, सुखदेव जी 4, संजू जी 4। जिन्होंने जवाब दिया है 4, वो एकदम सही है, साधारण विधेयक उपस्थित और मतदान करने वालों के
बहुमत से पारित किया जाता है। अरे मेरे यूट्यूब के साथियों, कहाँ 2/3 बहुमत पे चले गए। मुझे लगता है कभी कभी कि यूट्यूब पर वापस आ जाना चाहिए और संविधान पर वापस क्लासेस ली जानी चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई। साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप। उसी विषय पर चर्चा चल रही है। के संतानम साहब कह रहे हैं कि समस्त शब्द शब्द जो है वो हटा दीजिए, समस्त सदस्यों का बहुमत, इस प्रकार की शब्दावली मत रखिए, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत रखिए। और फिर जब एक सदन किसी बिल को पारित कर देता है और दूसरे सदन में अगर वो बिल जाता है और दूसरा सदन अगर उसे पारित नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, और अनुच्छेद 118 कहता है कि उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि जब एक सदन किसी बिल को पारित करे और दूसरे सदन में वो बिल जाता है और दूसरा सदन उसको स्वीकार नहीं करता है या 6 महीने तक जवाब नहीं देता है, तो बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। और वो संयुक्त बैठक जो बुलाई जाएगी, उस संयुक्त बैठक में वो बिल किस बहुमत से पारित होगा, संयुक्त बैठक में वो बिल किस बहुमत से पारित होगा, ये प्रश्न है। लिखा हुआ जब ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, जब मसूदा बना, तो वहां लिखा हुआ है समस्त सदस्यों के बहुमत से, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए समस्त सदस्यों के बहुमत जैसी शब्दावली नहीं लिखी हुई, वहां पर भी लिखी हुई उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से। तो इस प्रकार की शब्दावली हटाने के लिए के संतानम साहब प्रस्ताव लेकर आए और बिल्कुल इसको स्वीकार भी किया गया। ये बात भी माननी चाहिए अपने को, और ये बात पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाते हैं, संशोधन प्रस्ताव कई सारे स्वीकार हुए हैं। और मैंने फीडबैक के अंतर्गत आपको इस तरह के प्रश्न भी पूछे हैं कि कभी 35 वर्ष की आयु वाला प्रावधान आया था राज्यसभा के सदस्यों के लिए, तो उसको घटाकर हमने 30 वर्ष किए, और बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस बात को स्वीकार भी किया। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके सामने लगातार आ रही हैं। अब देखिए, एक नया अनुच्छेद है 89। अध्यक्ष महोदय पहले खुद ही कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि 1662 जो है वो केवल एक शाब्दिक संशोधन है, इसलिए मैं इसको रखने का परमिशन नहीं देता हूं। लेकिन प्रोफेसर केटी शाह कुछ कह रहे हैं कि नीचे वाले सदन जो कि एक निश्चित विशेषाधिकार, ये अधिकार प्राप्त रहता है, उसका इस संशोधन में दृढ़तापूर्वक उल्लेख किया गया। मैं नहीं समझ पाता कि इस अधिकार का निषेधात्मक रूप में क्यों उल्लेख किया जाए। इस प्रकार के प्रश्न वो उठा रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह। और प्रोफेसर केटी शाह के बाद में अब आ रहे हैं टीटी कृष्णमाचारी जी, जो कि खुद संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक मेंबर हैं। वो खुद एक संशोधन लेके आ रहे हैं। वो संशोधन जो लेके आ रहे हैं कि भाई एक सदन जब किसी बिल को पारित करता है और वो जब दूसरे सदन में जाता है, तो दूसरा सदन उसको किस प्रकार से स्वीकार करेगा, कितने दिन में स्वीकार करेगा, और कितने दिन में स्वीकार नहीं करता है जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये सब बातें पर चर्चा चल रही है। तो इसी संदर्भ में जो मसौदा जो रखा गया उसमें जो उल्लेख है वो लिखा हुआ है 30 दिन तक। उसकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं कि आप लिख दो 21 दिन की शब्दावली लिख दीजिए। टीटी कृष्णमाचारी जी इस प्रकार की शब्दावली चाहते हैं कि संशोधन में आ जाए। मेरा यह ख्याल है कि 14 दिनों की या एक पखवाड़े की अवधि सभी तरह की विशेष परिस्थितियों के लिए पर्याप्त होगी। यदि डॉक्टर अंबेडकर राजी हो जाए तो सभा की अनुमति हो तो 21 दिन की जगह पर मैं 14 दिन भी रख लेता हूं। आप जानते हैं कि मनी बिल जो है, धन विधेयक के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा से पारित होने के बाद में वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन में पारित करती है। ऐसा मैं समझता हूं कि आपको शायद इसकी जानकारी होगी। और अगर राज्यसभा 14 दिन में धन विधेयक को पारित नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि राज्यसभा ने धन विधेयक को स्वीकार कर लिया है। पारित करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास जो मैक्सिमम अवधि जो है वो 14 दिन की है। मेरे हिसाब से आप परिचित है। जो मसौदा जो संविधान बनाया गया उसमें 30 दिन की अवधि का उल्लेख था। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। उसमें 30 दिन लिखा हुआ था कि 30 दिन में राज्यसभा को धन विधेयक स्वीकार करना होगा। टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं कि 30 दिन की अवधि कुछ ज्यादा है, तो वो संशोधन लेकर आए कि 21 दिन की अवधि का उल्लेख कर दीजिए। फिर संशोधन में तो वो 21 दिन लेकर आ रहे हैं, लेकिन संशोधन जब वो रख रहे हैं तो उस संशोधन को रखते हुए ही वो कह रहे हैं कि अगर संविधान सभा मुझे अलाउ करती है तो मैं ये चाहता हूं कि 21 दिन को घटाकर 14 दिन रख लिया जाए। तो कभी ना कभी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न बनेगा कि धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन में स्वीकार करें
ये जो प्रावधान है किसके संशोधन पे जोड़ा गया था? तो आंसर विल बी टी कृष्णमाचारी जी। ही वॉज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने ही रखा, क्योंकि जो मसौदा बनाया गया उसमें 30 दिन का उल्लेख था। वो जो संशोधन लेकर आए वो 21 दिन का था, और संशोधन रखते रखते ही वो कह रहा है कि आप, चूंकि संशोधन तो मैंने आपको पहले भेज दिया था, उसमें मैंने कहा था 21 दिन रख लीजिए, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि 21 दिन से घटाकर आप इसमें कितना लिख दीजिए, 14 दिन। ये किसकी वजह से आया? टी कृष्णमाचारी जी की वजह से आया। ये भी बात मालूम होनी चाहिए। अब जब ये टी कृष्णमाचारी जी अपनी बात कह देते हैं, तो फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, वो क्या कह रहे हैं? माननीय मित्र श्री टी कृष्णमाचारी ने जो संशोधन रखा है, श्रीमान, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अवधि को घटाकर 14 दिन का जो सुझाव रखा गया, मैं उसे मंजूर करता हूं। अगर सभा मुझे इस आशय का संशोधन रखने की अनुमति दे तो मैं प्रस्ताव रखूंगा कि संशोधन में रखी हुई 21 दिन की अवधि को घटाकर 14 दिन कर दी जाए। जिन कारणों से मैं ये परिवर्तन का सुझाव दे रहा हूं, मैं उन्हें भी बता देता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा होता है कि लोकसभा, मतलब हाउस ऑफ द कॉमन्स, जो भी वित्त विधेयक प्रावधान करती है, पास करती है, उस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपनी सहमति दे देता है। जहां तक वित्त संबंधी प्रावधानों का संबंध है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपने अधिकार का पूर्णतः परित्याग कर दिया। लोग कर लो बात। जो मेरे ऐसे मित्र जो ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन, दे शुड बी अवेयर अबाउट इट दैट वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, और हमने ये इंग्लैंड से लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर साहब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स जब किसी मनी बिल को पारित करती है, तो वहां की जो लॉर्ड सभा है, उस लॉर्ड सभा को वो बिल स्वीकार करना ही होता है। वहां की लॉर्ड सभा को मनी बिल के संदर्भ में किसी भी प्रकार का पावर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपनी राज्यसभा को 14 दिन तक धन विधेयक के संदर्भ में चर्चा करने का अधिकार दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान तो एक औपनिवेशिक विरासत है, भारत का संविधान तो, जो लोग ये कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, इस प्रकार की जो बातें व्यक्त करते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। हमने दुनिया के देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को लेते समय इस बात को ध्यान में रखा कि वो बातें भारत की परिस्थितियों के अनुकूल कितनी है। अरे इंग्लैंड में लॉर्ड सभा को कोई अधिकार नहीं है, देयर इज नो पावर ऑफ द लॉर्ड सभा ऑन मनी बिल, बट वी हैव। हमारे यहाँ पर राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। तो ये पावर जो हमने दिया, जवाब देना आज के बाद रविशंकर जी गोयल साहब, कोई अगर ये कह देना कि भारत का संविधान तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, तो उसको ये जवाब देना कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में दुनिया के देशों के अच्छे संविधानों की बातों को ग्रहण किया गया है, लेकिन बातें ग्रहण करते समय हमने अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखा है। हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि हमारे यहाँ का ढांचा क्या है, हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि हमारे यहाँ के लोग किस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे रामशंकर जी। आज के बाद में अपने आप को कभी भी इस प्रकार से कमजोर महसूस मत कर देना संविधान के संदर्भ में। संविधान के संदर्भ में जो भी बात कहनी, डंके की चोट पर कहनी है, क्योंकि अब आपको सब बातें मालूम पड़ रही है कि किस तरह से संविधान बना था। चंद्रवीर भाई, बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, हर सभा को, हर ऑनलाइन वर्कशॉप को देखते हो, तो संविधान के संदर्भ में अब संविधान वीर बन जाइए आप, ठीक है। चलिए, तो तुरंत ये संविधान सभा में रखा गया और इस संशोधन क्या कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब आ रहा है नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 90, और उस पर संशोधन जो है वो घनश्याम जी गुप्त का आ रहा है। घनश्याम जी गुप्त जो है शब्द जो है उसको लेकर संशोधन कर रहे हैं। एक शब्द लिखा केवल, उन्होंने कहा ये केवल शब्द हटा दो, केवल लिखने से बहुत सारी दिक्कतें होती है, इस वजह से वो उसको हटाना चाहते हैं। इसके बाद में प्रोफेसर के.टी. साहा का एक संशोधन आ रहा है, वो भी शाब्दिक संशोधन जैसा लग रहा है कि किसी प्रकार का कर, इस प्रकार की शब्दावली हटा दी जाए। तो ये थोड़े से शाब्दिक संशोधन है। हिचके क्यों आ रही है भाई? ये इसी प्रकार के और संशोधन रखे जा रहे हैं एच.वी. कामत साहब के द्वारा, जो शब्दों में हेरफेर करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरह से संविधान सभा संविधान के निर्माण को लेकर आगे बढ़ रही है और विभिन्न अनुच्छेदों को स्वीकार किया जा रहा है। अब ये सब टैक्सेस के संदर्भ में है कुछ संशोधन, और ज्यादातर शाब्दिक संशोधन है। अब लीजिए, अब
संसद के दोनों हाउस से जब कोई बिल पारित हो जाता है, चाहे वो मनी बिल हो, फिनेंस बिल हो या ऑर्डिनरी टाइप का बिल हो, तो इसके बाद में वो बिल कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो जरा देख लीजिए किस तरह से जाता है। नया अनुच्छेद है 91। लोकनाथ मिश्र जी जो कि उड़ीसा से हैं, वो संशोधन लेके आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 91 में आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल और ही विथड्रॉ असेंट देयरफॉर, वो कह रहे हैं इस प्रकार की शब्दावली को हटाकर ये लिखिए, क्या लिखिए, और अगर विधेयक संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः सभा द्वारा पास होता है तो राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकेगा। नाउ हम लोग भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 आज का है उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद में विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देता है, मतलब उस पर हस्ताक्षर करता है। उनके हस्ताक्षर के बाद में वो कानून बन जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये बात आप सब जानते हैं। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है। इस संदर्भ में एक संशोधन लाया जा रहा है। नरेंद्र उपाध्याय जी जरा देख लीजिए क्या प्रकार का संशोधन है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जब बिल जाएगा तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास इस बात का अधिकार है कि अगर वो किसी विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के संसद के पास वापस भेजता है और संसद उसे वापस पारित करके राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा। यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही तो कहता है, अनुच्छेद 111, कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, राष्ट्रपति ने साइन किए या उसे पुनर्विचार के लिए लौटाया तो संसद के पास वापस जाएगा और संसद अगर उस बिल को वापस पारित करके भेजते तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करता है। ऐसा अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है। इसी बात को तो रखा जा रहा है। ये एक्चुअली में लोकनाथ मिश्र जी इस प्रकार का संशोधन लेकर आए। वो ये कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड में जो सम्राट है, जब सम्राट को संसद द्वारा पास किए गए विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार नहीं प्राप्त है तो यहां पर भी वही होना चाहिए। ये संशोधन मेरे हिसाब से उपयुक्त है, ये बात वो कह रहे हैं। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब क्या कह रहे हैं इस पर जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि श्रीमान अनुच्छेद 91 के परंतुक में अधिक से अधिक 6 सप्ताह जो शब्दावली लिखी हुई है उसको हटा दिया जाए और यथासंभव शीघ्र एज सून एज पॉसिबल शब्द रखे जाए, लो कर लो बात। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा भारत का संविधान का जब मसौदा तैयार किया गया और संविधान सभा में जब रखा गया तो उस समय इस प्रकार की शब्दावली थी कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद में विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति 6 सप्ताह के भीतर उसे स्वीकृति देगा, ऐसा लिखा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर खुद उसके ऊपर संशोधन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 6 सप्ताह की जो शब्दावली लिखी हुई है उसे हटा दीजिए और वहां पर लिख दीजिए एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि जितना जल्दी संभव है वो साइन कर देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग बातें जो है वो रखी जा रही है। अब देखिए, मैंने आज शुरुआत में आप लोगों को क्या कहा, प्लीज सर बताओ ना ये बुक कहाँ से मिलेगी, बताओ ना बताओ ना बताओ ना। ये बुक मिलेगी लोकसभा सचिवालय में, और बुक नहीं है, ये बुक्स है, बुक्स। सारा खेल शब्दों का है। ये एक बुक नहीं है, ये 8 किताबें हैं और ये एक 1450 पेज की है, तो 8 को 1450 से गुणा कर लीजिए, लगभग 12-13 हजार पेजेस में ये किताबें हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज की शुरुआत में मैंने आपको क्या कहा कि सारा खेल शब्दों का है। और अगर आप लोगों को याद है तो मैंने कहा एडवाइस का मतलब अलग होता है, रिकमेंडेशन का मतलब अलग होता है, ओपिनियन का मतलब अलग होता है, कंसल्टेशन का मतलब ये होता है, अलग होता है, सजेशन का मतलब अलग होता है। सजेशन, ओपिनियन, कंसल्टेशन, रिकमेंडेशन, एडवाइस, ये सब हमको एक जैसे लगते हैं और हम आम बोलचाल की जिंदगी में इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते भी हैं। लेकिन दोस्तों, संविधान सभा में एक मैंने अंडरलाइन, इसको हाईलाइट करके बता रहा हूं, कोई अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कुछ भी, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है पॉसिबल, संभव। मतलब क्या होता है? संभव। नजरुद्दीन जी अहमद साहब संशोधन लिख रहा है कि पॉसिबल शब्द की जगह लिखिए मे बी। मे बी पॉसिबल है, मे बी हम कहते हैं ना अक्सर अपनी बातचीत में, पॉसिबल है। कोई पीडीएफ शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की पीडीएफ शेयर नहीं करनी है। पॉसिबल की जगह मे बी शब्द लिख दीजिए। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं। वो कह रहा है कि विधेयक के पश्चात यथासंभव शीघ्र राष्ट्रपति उसे लौटा देगा।
द प्रेसिडेंट मे एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल रिटर्न द बिल। यहां मैं ये चाहता हूं कि एज सुन एज पॉसिबल की जगह एज सुन एज मे बी शब्द लिख दीजिए। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ऐसा कह रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या हमारे संविधान निर्माता जादूगर नहीं थे? क्या हमारे संविधान निर्माता देवदूत नहीं थे? वो जानते थे कि पॉसिबल शब्द लिखेंगे तो क्या हो जाएगा और एज सुन एज मे भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल एक एक शब्द का मतलब वो अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं। खैर, वो मे भी शब्द लिखने का कारण बता रहे हैं अपने। इसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी जी, जो कि खुद प्रारूप समिति के, वो क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा भाषा संबंधी अंतर दोनों में मेरे ख्याल से डॉक्टर अंबेडकर का प्रस्ताव ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर अंबेडकर भी अभी रख लेंगे। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं ठीक है, मैं इसके ऊपर वोटिंग करवा लेता हूं, इसे पेश करने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन 1688 है, हम मान लेते हैं कि ये उपस्थित किया जा चुका है और इसे पेश करना जरूरी है। अगर आप कहें तो अगर इसमें कुछ अंतर है तो इसे पेश किया जा सकता है। अब आ रही है बेगम अयाज रसूल, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 15 महिला, उसमें एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण महिला है मेंबर के रूप में। वो कह रही है कि मैं ये चाह रही हूँ कि अनुच्छेद 91 में ये लैंग्वेज जोड़ी जाए, पर और शर्त यह है कि राष्ट्रपति ये घोषित करें कि विधेयक पर वह अपनी अनुमति रोकता है और जब वह विधेयक पर अथवा उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर अथवा अपनी किसी सिफारिश पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए उसे लौटा दे, तब संसद के सदनों को उसकी सिफारिश पर पुनर्विचार कर लेने के बाद उस विधेयक को किसी संशोधन या बिना संशोधन सहित पास कर देना होगा और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसके पास लौटा देना होगा और राष्ट्रपति तब उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। एक्चुअली बात यह चल रही है कि जब भी कोई बिल, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 वाला छोड़कर बात कर रहा हूं, जब भी कोई बिल संसद से पारित किया जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर अनुमति देता है, नहीं देता है, वापस लौटाता है, तो फिर संसद क्या करेगी। ऐसे ही कुछ विषय पर चर्चा चल रही है। बेगम अयाज रसूल इसके बाद में तर्क देने के बाद में फिर आते हैं तजमुल हुसैन साहब। वो क्या कह रहे हैं? अगर संसद राष्ट्रपति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है, राष्ट्रपति ने यदि किसी बिल को वापस लौटा दिया है और संसद इसको स्वीकार नहीं करती है, तो विधेयक फिर राष्ट्रपति को लौटा दिया जाएगा और वह घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या नहीं। अगर राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है तो लोकसभा अपना आप ही भंग हो जाएगी और शीघ्र ही नया निर्वाचन किया जाएगा और अगर नया निर्वाचन में पुनः उसी दल का बहुमत रहता है तो फिर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा। क्या बात है, बड़ी रोचक बात आ रही है, आपको मजा आने वाला है। क्या प्रस्ताव है कि यदि राष्ट्रपति ने किसी बिल को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया तो वह संसद के पास जाएगा और अगर संसद ने उस बिल को पास नहीं किया तो वो वापस राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति ने अगर उसको स्वीकृति दे दी और यदि संसद ने उसे स्वीकार नहीं किया तो संसद भंग हो जाएगी और अगर संसद भंग हो गई मतलब लोकसभा भंग हो जाएगी और अगर लोकसभा भंग हो गई और लोकसभा भंग होने के बाद नए चुनाव हुए और वही दल वापस चुनाव जीतकर आ गया तो फिर राष्ट्रपति इस्तीफा देगा। क्या बात है, तो दो दोस्त होते ना कि तुम ये करोगे, तुमने ये नहीं किया तो फिर मैं ये करूंगा और मैंने अगर ये नहीं किया तो तुम फिर ये करोगे। यानी राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दे दी और संसद ने उसे स्वीकार नहीं किया तो लोकसभा भंग हो जाएगी और लोकसभा भंग हो गई और लोकसभा के नए चुनाव हुए और नए चुनाव में अगर वही दल चुनाव जीत कर आ गया वापस तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। मुझे बताओ विराट भाई, कैसी लगी ये बात? वैसे क्या ये ठीक है क्या, मुझे बताओ बताओ भाई, यूट्यूब वाला आप भी बताओ। अरे नहीं भाई, कहां से ठीक हो सकती है यार, ये बिल्कुल गलत है बात। अरे आप कल्पना कीजिए कि आज अभी सुनिए 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 फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनकी सरकार है, 543 लोकसभा सीट्स के लिए चुनाव हो रहे हैं, 543 लोकसभा सीट्स के लिए चुनाव हो रहे हैं। आप जानते हैं मोदी जी की सरकार के द्वारा कोई बिल पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है और कोई बीच में प्रॉब्लम हो गई और राष्ट्रपति जी ने स्वीकार किया नहीं किया, लोकसभा भंग हो जाए और फिर वापस बीजेपी की सरकार बन जाए तो इसे राष्ट्रपति जी को इस्तीफा कैसे देना पड़ेगा? क्योंकि जो लोग अभी चुनाव जीत कर आए वही लोग चुनाव जीत कर आएंगे क्या? एक बात। वही लोग चुनाव जीत कर आएंगे क्या? एक बात। दूसरी बात, ये जो लोकसभा है उसका चुनाव 2019 में हुआ
उस समय जनता का पता नहीं कौन सा मूड था, भले ही बीजेपी चुनाव जीत जाए, उस समय जनता का कौन से मूड से उन्होंने वोट दिया, 2024 में वो कौन से मूड से वोट देगी। तीसरी बात, 2019 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है आप में से कई लोग वोटर नहीं थे, आप में हो सकता है कई लोगों ने वोट नहीं दिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने वोट दिए, उस समय हो सकता है कई लोगों की 18 वर्ष की आयु नहीं थी, लेकिन अब 18 वर्ष की आयु होने पर नए वोटर्स आ गए, नए वोटर आ गए, नए लोग आ गए, नई समस्या आ गई, नए लोग चुनकर आ सकते। तो नए लोग तो चुनकर आएंगे आएंगे, ये मान के चलिए, लेकिन आप हमेशा ये भी याद रखिएगा कि उस समय मामला अलग था, इस समय मामला अलग है। उस समय जिन लोगों ने वोट दिया, हो सकता है वो लोग अब किसी और पार्टी को वोट दे, और उस समय कई सारे लोगों ने वोट नहीं दिया, वो अब वोट दे। तो इस प्रकार का प्रावधान कैसे स्वीकार किया जा सकता है? लेकिन संविधान सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया था, सिरे से अस्वीकार करने लायक है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर ऐसा होगा तो लोकसभा भंग हो जाएगी, और वही दल चुनकर आ गया तो फिर राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। और वैसे भी किसी एक बिल के मुद्दे पर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे क्या? आप क्या कहना चाह रहे हो? इसके पीछे आपका सिद्धांत क्या है कि साहब हम वापस चुनाव जीत कर आ गए हैं, हमारी पार्टी को लोगों ने वापस पसंद कर लिया है, तो इसका मतलब आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये मेथड लेके आ रहे हो क्या? We have enough provision related to removal of the president in the Constitution of India, and that is impeachment. And impeachment कैसे लाया जाएगा, कौन से बेस पे लाया जाएगा? लाया जाएगा वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का उल्लंघन होना। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने का ये कोई सिस्टम नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जो हम कह सकते हैं कि मजाक जैसी है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, पर संविधान सभा में इस विषय पर भी चर्चा हुई, ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। पीएस देशमुख साहब, नहीं, पहले तजमुल हुसैन साहब ने इसके पक्ष में तर्क किया दिया, ये जानना बहुत जरूरी है भाई। वो ये कह रहे हैं कि किसी बिल को स्वीकृत हो जाने पर विधेयक राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है और ये अधिकार है कि उस पर अनुमति दें या रोक ले, परंतु में यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है तो वो उसे पुनर्विचार हेतु लोकसभा को लौटा देगा और लोकसभा उस पर फिर विचार करेगी। मेरा कहना यह है कि मान लीजिए लोकसभा उस पर पुनर्विचार नहीं करती है अथवा राष्ट्रपति की सिफारिशों को नहीं मंजूर करती है, तो उस सूरत में क्या होगा? ऐसी अवस्था के लिए इस अनुच्छेद में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी अवस्था की व्यवस्था के लिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। इसमें यह कहा गया कि अगर लोकसभा विधेयक पर पुनर्विचार नहीं करे या राष्ट्रपति की सिफारिशों को नामंजूर कर ले तो विधेयक पुनः राष्ट्रपति को लौटा दिया जाएगा। उस हालत में राष्ट्रपति संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकार करेगा, और अगर वह उसे स्वीकार नहीं करता है तो ब्रिटिश संविधान के अनुसार, जैसा कि मैं उसे समझता हूं, लोकसभा खुद भंग हो जाएगी और नया निर्वाचन होगा। नए निर्वाचन में अगर फिर उसी दल का बहुमत रहता है जो कि पहले से सत्तारूढ़ था, तो अंग्रेजी संविधान के अनुसार तो सम्राट को अपना पद त्याग करना होगा। उस सूरत में मैं ये चाहता हूं कि राष्ट्रपति या तो विधेयक को स्वीकार करे या फिर समझ लिया जाए कि उन्होंने अपना पद त्याग कर लिया। मतलब राष्ट्रपति का पद एक बिल पर हस्ताक्षर न करने की वजह से चला जाएगा। और तरीका भी क्या बताया कि अगर वही दल वापस चुनाव जीत कर आ जाए। एक मुट्ठे भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। ये तो बिल्कुल सिस्टम को खत्म करने की जैसी बात है। खैर ये स्वीकार होगा ही नहीं, हम सब जानते हैं। तो ये सब तर्क जो दिए गए ये आपके सामने रखे गए। फिर एचवी कामत साहब की बात तो सुननी पड़ेगी ना, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री मिश्र ने जो संशोधन पेश किया उसका समर्थन करने के लिए और अपने विद्वान मित्र डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन 1685 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे माननीय मित्र डॉक्टर देशमुख ने श्री मिश्र के संशोधन का पांडित्यपूर्ण ढंग से समर्थन कर दिया। वो आगे इस तरह की बात कह रहे हैं, हम इस बात को निश्चित नहीं मान सकते कि भारतीय लोक राज्य का प्रत्येक राष्ट्रपति सदा कर्तव्य और सेवा के उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर ही अपना काम करेगा। अवश्य ही हम आशा करते हैं और प्रार्थना करता ऐसा हो, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। इसलिए मेरी राय में यह बहुत जरूरी है कि इस तरह की अवस्था के लिए हम संविधान में एक निश्चित अवधि अवश्य निर्धारित कर दें। एक्चुअली में एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि जब भी कोई बिल संसद में पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो राष्ट्रपति के लिए टाइम पीरियड होना चाहिए कि वो कितनी अवधि में स्वीकृति देगा, नहीं तो वो पॉकेट वीटो जेब में डाल देगा। ऐसे पॉकेट वीटो जानते हैं ना स्वीकृति देता हूं, ना स्वीकृति देने से मना करता हूं, तो वो बिल क्या होता है, पॉकेट वीटो में चला जाएगा।
तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति हमेशा अपने कर्तव्य की पालना करेगा। हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति ऐसा हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो अवधि तो निर्धारित होनी ही चाहिए कि राष्ट्रपति अपनी अवधि कितनी अवधि में उसको स्वीकृति देगा। मुझे यकीन है कि एक मंत्री की हैसियत से डॉक्टर अंबेडकर जरूर जानते होंगे कि सरकारी सचिवालय की विभिन्न फाइलें, सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसकी फाइलों में क्या लिखा होता है। कहीं लिखा होता इमीडिएट एक्शन लो, कहीं लिखा होता अर्जेंट लो, कहीं लिखा हुआ अर्ली एक्शन लो आदि लेबल के साथ अरसे तक इधर से उधर ठोकरे खाती रहती है। लिखा हुआ था इमीडिएटली और वो 6-6 महीने तक इमीडिएटली होता रहता है। लिखा हुआ था अर्ली, वो 12-12 महीने तक अर्ली चलता ही रहता है। जिन फाइलों पर इमीडिएट लेबल लगा हुआ है वह मंत्री महोदय के पास 1 दिन में पहुंचती है, और जिस पर अर्जेंट का लेबल लगा हुआ है वो 2 दिन में पहुंचती है, और जिसमें अर्ली का लेबल लगा हुआ है 2-3 महीने तक सचिवालय में दबी पड़ी रहती है। और फिर वर्तमान सरकार ने विचारार्थ लिख दिया या कंसिडरेशन या एक्टिव कंसिडरेशन जैसे शब्दों को निकाल दिया तो फिर और भी बात हो जाएगी। और आप कह रहे हो कि एज सुन एज पॉसिबल लिख दो। अरे एज सुन एज पॉसिबल को डिफाइन कैसे करोगे, इस प्रकार का प्रश्न उठाना चाह रहे हैं। अरे गजब के लोग थे संविधान सभा के, और क्या विद्वान पुरुष थे। उन्होंने कहा एज सुन एज पॉसिबल लिखने से बड़ा घाटा हो रहा है, ये वेग शब्द है, ये मालूम नहीं पड़ रहा कि एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है। आते ही साइन करना है। मेरे लिए एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है 7 महीना 8 महीना साल भर में चर्चा करो, विचार विमर्श करो। तो एज सुन एज पॉसिबल शब्द वेग है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। हमें मालूम है कि असेंबली में मंत्री करीब गजब की बात कह रहे हैं। वो क्या गजब की बात कह रहे हैं एचवी कामत साहब कि जब हम देखते हैं कि संसद में हम जब मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, हम सांसद के रूप में जब मंत्री से प्रश्न पूछते हैं कि इस प्रकार की घटना हो गई है, आपने उस पर क्या किया, तो मंत्री जी हमें क्या कहते हैं, एज सुन एज पॉसिबल हम उस पर एक्शन लेना जा रहे हैं। एचवी कामत साहब कह रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल को हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। वो क्या कह रहे हैं, जब कभी ये पूछा जाता है कि अमुक काम कब तक हो जाएगा, तो उत्तर यही मिलता है कि एज सुन एज पॉसिबल या वेरी सुन। ये पद इतना स्पष्ट है, प्रयोजन शून्य है और इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा एचवी कामत साहब कहना चाह रहे हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि अब मैं सारे संशोधनों पर राय ले लेता हूं। मैं डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन करता हूं, वो कुछ कहना चाहते हैं क्या। डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं। नहीं श्रीमान, मैं नहीं समझता हूं कि मुझे किसी का जवाब देना जरूरी है। इसके बाद में वोटिंग हुई और जैसा कहा गया उस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का जो संशोधन जो था वो स्वीकार हो गया, एज सुन एज पॉसिबल वाला स्वीकार हो गया। इसके बाद में जो अलग अलग संशोधन लाए गए थे, तजमुल हुसैन साहब संसद इस्तीफा दे देगी, राष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे, वो संशोधन क्या हो गया, नामंजूर हो गया। और पॉसिबल शब्द की जगह मे भी रखा जाए, एज सुन एज पॉसिबल की जगह एज सुन एज मे भी शब्द रखा जाए, ये भी अस्वीकार हो गया संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद में अधिक से अधिक 6 सप्ताह में की जगह पर एज सुन एज पॉसिबल शब्द रखा जाए, यह संशोधन स्वीकार हो गया। यानी इनिशियल स्टेज में हम प्रावधान यह करना चाहते थे कि 6 सप्ताह में राष्ट्रपति संशोधन करेगा, राष्ट्रपति साइन करेगा। इस शब्दावली को हटाकर उसमें लिख दिया एज सुन एज पॉसिबल साइन करेगा, ये संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार से देख लीजिए किस प्रकार से आज चर्चा हुई, आपके सामने रखी गई। डॉक्टर मीणा साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र जी मीणा, रविशंकर जी गोयल, सुखदेव जी, सुजीत जी, दुर्गा जी, चंद्रवीर गर्ग जी, पाइन जी, सरिता जी, ओमी बैरवा जी, भग्गाराम जी, अर्पित जी, प्रदीप कुमार आर्य जी, संजू जी, जिया राम जी, सुगना देवी जी, सरिता कुमारी जी, बेबी जी, कपिल कुमार आनंद जी, शुभम रांका जी, नितेश जी, टीकूराम जी, अजीत जी, मनीषा जी। एक बार फिर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जल्दी से हम एक बार फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि अटेंडेंस हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हमारी चर्चा बड़ी पसंद आ रही होगी। आज शायद मुझे लगता है हमने थोड़ी लंबी चर्चा कर दी, 2.25 घंटे हो गए। रोजाना हमारा 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच रहता है। आज थोड़ा सा वर्कशॉप टाइप का मैंने करने का प्रयास किया। हमारे जो यूट्यूब के जो साथी हैं वो भी बिल्कुल बहुत संजीदगी के साथ, बहुत सीरियसली इससे जुड़े हुए रहते हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और देखिए आज इस तरह से अनुच्छेद 91 तक आ गया है और फिर अब जो बैठक है वो सोमवार की शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, क्योंकि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि कुछ लोग कहाँ जाने वाले,
कांग्रेस की एक मीटिंग होने वाली है, वहाँ जाएंगे, इसलिए सोमवार की सुबह तक वो पहुँच पाएंगे। तो सोमवार को बैठक सुबह नहीं होकर सोमवार की शाम को बैठक होगी, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो 23 मई 1949 की शाम 5 बजे तक के लिए बैठक स्थगित हो जाएगी। अब उस दिन सोमवार है, हमारे यहाँ पर तो वार का दिक्कत आ रही है, हमारे यहाँ पर आज सोमवार है, हमारे यहाँ पर कल मंगलवार और बुधवार है, उनके लिए वहाँ पर शनिवार और रविवार है। उनके लिए जिस दिन सोमवार है उस दिन हमारे लिए कोई और वार है, तो उस दिन सुबह बैठक क्यों नहीं होगी, इसका मैंने कारण आप लोगों को बता रखा है। तो बस टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन रहेगा कि जल्दी से एक स्क्रीनशॉट और ले लिया जाए। सब लोग ऑन कर लिया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखें। कल और परसों छुट्टी है, हम 23 तारीख को मिलेंगे। हम शाम को नहीं मिलेंगे, हम तो सुबह ही मिलेंगे, हम तो सुबह ही मिलेंगे 7 बजे। मैं आजकल पहले जिस तरह से रोजाना इंस्टा पर आके आपको कह रहा था आओ 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 जुड़ जाओ, तो अब मुझे लग रहा है कि हमारे 50-40 साथी ऐसे हो गए जो हमेशा परमानेंटली संविधान वीर की भांति संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, और एक बार फिर से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। 23 तारीख को वापस सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब हमारा 7 बजे है। हमारा ये शब्द वेग नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल नहीं है, अर्ली नहीं है, इमीडिएट नहीं है, 7 मतलब 7। Thank you very much and wish you all the best. Thank you.